बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। सिचुएशन रूम का मुंतज़िर भी थे आप। इसके साथ ही मैं हूं इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। ब्रांड न्यू एनर्जीज के साथ हम आज एक मरतबा फिर से हाजिर हुए हैं और सिचुएशन रूम के अंदर क्योंकि मौजूद हैं तो आपको पता है कि फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन के हवाले से। और सिचुएशन इस वक्त ये है कि हर तरफ थरथल्ली हम कह सकते हैं मची हुई है। पाकिस्तान जो है ना वो कोई ऐसा सिफारती महाज नहीं है जिसको छोड़े हुए है। UN की बात करें, वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में अपने मौक़िफ़ को रखा है और बताया है कि किस तरह से चाहिए कि हर लम्हा बदलती सूरत हाल है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने की हैसियत से जितने भी सिफारती जराए अपना सकता है और उनके जरिए सिचुएशन को डी एस्केलेट कर सकता है, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है, अपना रोल भरपूर प्ले कर रहा है। हम आपको कुछ डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट जो हुई हैं वो बताते हैं। सबसे पहले जो मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के, आसिम इफ्तिखार, उन्होंने इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंटली और बड़ा सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान के केस को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़या करने के लिए या उसमें पाकिस्तान को मुलव्विस करने के हवाले से जितनी भी इल्ज़ामात हैं भारतीय, उनको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तनाज़ा नहीं चाहता, ताहम अपनी सॉवरेंटी के दिफा के लिए तैयार है। भारत का यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है और सिफारती सतह पर जितनी भी कोशिशें होंगी हम करेंगे, लेकिन अगर हमारी सलामती पे बात है तो हम कोई भी कसर उठा नहीं रखेंगे। क्या कहा आसिम साहब ने, सुनिए। To defend our sovereignty and territorial integrity in accordance with Article 51 of the UN Charter. The Council was reminded that the core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute. We remain open to dialogue based on mutual respect and sovereign equality. तो यहाँ पर आसिम इफ्तिखार साहब जो है ना उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने फौरी तौर पर जो उनका काम है बेसिकली कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे लेकर जाना, OIC में वो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया। उसके बाद जिस तरह से UN के अंदर फौरी तौर पर पाकिस्तान की आवाज़ सुनी गई है, इट इज़ अप्रिशिएटेबल, हम ये कह सकते हैं। खैर, सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक हफ्ते में दूसरी मरतबा ये राब्ता हुआ है और जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है, तबात ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कशीदगी में कमी और तसादुम से बचने पर जोर और कहा कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया है। तमाम तर नाकामियों के बावजूद भारत की हठधर्मी अब भी बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से आपको बताएं तो एक बार फिर पाकिस्तान भारत में सालसी की पेशकश कर चुका है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपनी खिदमात पेश की हैं। पाक भारत कशीदगी बढ़ने पर उनका कहना है कि हमें अफसोस है, फौजी तसादुम से गुरेज जरूरी है। गुतेरेस ने इस तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील दोनों तरफ से की है। मजीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. Also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment. तो ये एंटोनियो गुतेरेस हैं, सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के। उन्होंने कहा कि मैं अपनी खिदमात दोनों ममालिक को पेश करता हूँ कि भाई मैं सालिसी के लिए एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो नेबरिंग कंट्रीज़ जो कि न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, उनके दरमियान इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होना ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं, जनूबी एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये उन्होंने कहा है कि आराम से मामले को हल करें, और मैं सालसी काफ़ी नहीं होगी, दुनिया को अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना होगा। दुनिया के सभी जो पार्टनर मुमालिक है, खासतौर पे भारत के साथ, वेदर इट्स USA, इट्स फ्रांस, इट्स UK, अक़वाम मुत्तहिदा इटसेल्फ, उसको अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना होगा भारत की सरदर्मी के खिलाफ, क्योंकि उसको मालूम है कि हक़ाइक़ क्या है, दे नो ऑल दैट। और भारत किसी किस्म का कोई सबूत पहलगाम के हवाले से पेश नहीं कर पाया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने तमाम तर इनिशिएटिव्स एज ऑफ सेड एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर ले सकता है, ले रहा है। भारतीय जारियत के खिलाफ हुकूमत और ऑपोजिशन, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त यकजुबान नजर आती हैं। कौमी असम्बली ने भारतीय जारियत के खिलाफ एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, ऐवान ने कहा है कि पाकिस्तान पर हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये
ऐलान जंग होगा, ऐसा भी कहा है नेशनल। ब्लेटेंट वायलेशन कहा गया है इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना भारत की जानिब से इस करारदाद के अंदर, और भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में भी मुलविस रहा है। और ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, कनाडा वाला मामला हमारे सामने है, उसके बाद अमेरिका की जानिब से जो बताया गया या ये सबूत सामने रखे गए कि भाई ये कोशिश की जा रही थी, साजिश की जा रही थी कि वहां पर भारत जो है ना कुछ सिख रहनुमाओं को कत्ल करता है, तो वो भी अब सामने आ चुका है। पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करता है, ये उस करारदाद में कहा गया। और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को दो टोक पैगाम भी दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का मुश्किल वक्त में आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ भी सामने आया है। बनता है बिल्कुल, जिस तरीके से जनरल आसिम ने कंडक्ट किया इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को, हमने पहले भी इसका तस्करा किया था। इंडियन मीडिया ने जो पहली जिस शख्सियत को टारगेट करना सबसे पहले ऑन फ्रंट शुरू किया वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कि वो कहाँ पे हैं। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज सामने आई जिसके बाद एक गॉट टू नो के वो कहाँ थे, और उसके बाद अब इंटरनेशनल मीडिया ये बात कन्फेस करने पर बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना कन्विंस हो चुका है। उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो जो जनरल आसिम की कायदाना सलाहियतें हैं जंग के अंदर, जो जाहिर बात है एक सिपाही सालार की सामने खुल के आती हैं, वो सामने आ रही हैं। ये विजुअल्स भी आपको इस बात का जवाब दे रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और जनरल आसिम मुनीर इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त वो ताकतवर तरीन शख्स हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली उनकी मूव्स हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड हैं और वो बड़ा इंपैक्ट करी है सूरत हाल को, बट पॉजिटिवली पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए जिस तरह के इकदाम उन्होंने किए हैं वो काबिल सताइश हैं। हमारे साथ इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर तबसरा करने के लिए मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मौजूद हैं। एक तो उनसे पूछते हैं कि क्या हाल को डीएस्केलेट होता देखते हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं और फर्दर मामला किस जानिब जा रहे हैं। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मजहर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आए हो, आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान जो लेके गया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मुद्दे को और वहाँ पर डिस्कस भी हुआ है, आप ये समझते हैं सिफारती कामयाबी है और पाकिस्तान सही तरह से प्रेजेंट कर रहा है अपने इस केस को? जी शुक्रिया। अभी तक तो बज़ाहिर यही लगता है, लेकिन अभी हमें देखना यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल एक्टिव नज़र आती है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान नज़र आता है कि दोनों साइड्स जो हैं वो रिस्ट्रेन शो करें, मैक्सिमम रिस्ट्रेन शो करें। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा और दीगर ममालिक से राब्ते, उन ममालिक का इंडिया से राब्ता, ये सारी चीज़ें आपके डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की बुनियाद पर ही हुई हैं। तो इस हद तक तो यकीनी तौर पे एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान को इत्मीनान होना चाहिए कि जो दोस्त ममालिक भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, वो इस मसले को संजीदगी से ले रही है। लेकिन अभी तक हमें बज़ाहिर ये नज़र नहीं आया कि जो इनिशिएटिव हमारी तरफ से लिया गया है, क्या अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका या दीगर ममालिक जो है वो इंडिया से भी उसी तरीके से राब्ते में हैं, और जो कि कुछ खबरें तो यकीनी तौर पे आई हैं, लेकिन इंडियन पोजीशन में बज़ाहिर कोई फ्लेक्सिबिलिटी अभी नज़र नहीं आ रही। और हमें यही देखना है कि ये किस हद तक सूरत हाल, बल्कि यही कहना चाहिए कि सूरत हाल इससे ज़्यादा संगीन ना हो, इसलिए कि जंग बहरहाल आपके ऊपर अगर मुसल्लत की जाती है तो जाहिर है पूरी कौम मुत्तहिद है, लेकिन सारी कोशिश यही होनी चाहिए आखिर दम तक कि जंग ना हो। इसलिए कि अल्टीमेटली डोंट यू थिंक कि दुनिया का ज्यादा फोकस भारत की तरफ होना चाहिए? एक तो भारत ओबियसली अपने साइज में, अपनी माइट में बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा उनकी आबादी बड़ी है, एक बड़ा मुल्क है कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत। दूसरा, एस्केलेशन भारत की तरफ से हो रही है, फॉल्स फ्लैग भी भारत की तरफ से हुआ है। तो डोंट यू थिंक कि दुनिया का ज्यादा फोकस, अगर दुनिया वाकई चाहती है कि इस खित्ते में हम रहे और दुनिया में हम रहे, तो ज्यादा फोकस भारत की तरफ होना चाहिए देन पाकिस्तान? देखिए, यही आपके सोचने की बात है ना कि क्या आप अपना मौक़िफ़ कन्विंसिंगली दुनिया को बता पाए हैं और दुनिया उससे कन्विंस्ड है या नहीं है। और वो जो पूरी दुनिया है वो इंडिया के हवाले से या इस वाक़े के हवाले से कितनी संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है। अभी तक हमें जो एक पेशरफ्त नहीं नज़र आती वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की पेशकश, यानी इंटरनेशनल मीडिएटर्स का बीच में पड़ना और कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना उनका, चाहे आप शामिल हो ना हो, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल यूएन वगैरह के
इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स उसका हिस्सा बनते हैं, तो भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है उसमें। ये याद रखें, देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बदकिस्मती से वो कोई बहुत अच्छा नहीं है जी, ठीक है। और इन द रीसेंट पास्ट हमने गाजा के मसले पे देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें भी पास की, अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसले भी किए। ये जो भारत के अमेरिका की जानिब से कोशिश की गई थी, हमें याद है मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा जो हैं अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी बात की थी और भारत में भी उनकी बात हुई थी इस सिलसिले में। आपको लगता है अक़वाम मुत्तहिदा तो बहुत ज़्यादा पुरअसर नहीं रहा, माजी में हम देखते रहे हैं, अमेरिका की जानिब से कोशिश की जाना कि किसी तरह से डी एस्केलेट हो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, इसी चीज़ पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। ये याद रखें कि इंडिया, इजराइल और अमेरिका का एक नेक्सस है। इंडिया की हम ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है उसमें, यानी इस वाक़े की वजह से नहीं कह रहा, इससे पहले मादी में जो हमने देखा है कि उनके ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इवन चाइना के साथ भी उनकी ट्रेड जो है वो रिकॉर्ड ट्रेड हमें नजर आती है। ये वो चीजें हैं जिससे हमें सबक सीखना चाहिए। जहां तक इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बज़ाहिर बहुत स्ट्रांग नजर आती है और उसकी खुद इवन इंडिया के अंदर ये बड़े संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। पहली चीज ये कि इंडियन गवर्नमेंट खुद अपने लोगों को, इवन अपनी पार्लियामेंट को कन्विंस नहीं कर पा रही, एविडेंस नहीं दे पा रही इस वाक़े के हवाले से कि जिसमें पाकिस्तान के मुलव्विस होने की बात की जाती है। वहाँ यही सवालात, दो ही सवालात उठाए जा रहे हैं। पहले ये कि आप एक्यूजिशन पाकिस्तान को अक्यूज कर रहे हैं लेकिन आप शवाहिद नहीं दिखा रहे, और दूसरे ये कि आप एक जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं सूरत हाल में, और तीसरे ये कि ये संगीन सिक्योरिटी लैप्स है। तो ये तीन सवालात जो हैं जिसका इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पा रही, और ये शायद तो पहली दफा है भी नहीं जी, ये पहली दफा है भी नहीं कि वो इस मामले में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि सारी बात है उसके पीछे कुछ होता नहीं है तो सबूत तभी होंगे जब कुछ होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ये जो एक और फॉल्स फ्लैग तो नहीं इसको कह सकते, एक और उनकी जो साजिश नाकाम हुई है हमारी फोर्सेस ने एक्सपोज किया है। बलूचिस्तान में एक बड़ी दहशतगर्दी का मनसूबा रिपोर्टेडली बनाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस जराए हैं। मैं साहब थोड़ी सी खबर दे दूँ, देन मैं इस पर सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है उसने गवादर, क्वेटा, खुजदार में दहशतगर्दी का मनसूबा रिव्यूवर्स नाकाम बनाया है, और जो BLA फितनतुल खारिज है वहाँ पे और गैर कानूनी दीगर अफगान हैं उनको दहशतगर्दी की हिदायत जारी की गई हैं। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी जो मुतलका इलाके हैं वहाँ पे भिजवा दिया है, और चंद खुदकुश बमबारों को भी मुतलका इलाकों में रैकी करवाई गई है, और जो बमबार हैं उनको दहशतगर्दी में ओबियसली मोटरसाइकिल या किसी व्हीकल के इस्तेमाल के हवाले से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास। इस सूरत हाल के ऊपर जब भारत सिर्फ जब बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को मज़हर अब्बास मुतमईन नहीं कर पा रहा, ऐसे ऑपरेशन वो पाकिस्तान के अंदर वंस अगैन प्लान कर रहा है, और वो करते भी रहे हैं इससे पहले। इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कुलभूषण यादव है, तो इस पे भी दुनिया की आंखें नहीं खुलनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, हमारे जब हम इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं वो फिर आगे हमें बढ़ती नज़र नहीं आती। यानी अगर कुछ लोग, ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है और जिस तरह के कहा जा रहा है, मुझे उसकी डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन अगर उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी अनर्थ हुई है, तो फिर उन लोगों का ट्रायल होना चाहिए और कन्विक्शन होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये तो खबरें आती हैं कि ये, क्योंकि हमने कराची के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मरतबा ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन फिर हमें उनका ट्रायल और कन्विक्शन होती नज़र नहीं आती। तो जब आप किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर जाहिर है जब आप इस तरह की चीज़ें, जैसे कुलभूषण यादव वाला वाक़या था, उसको हमने बहुत सक्सेसफुली जो किया, और वो बहुत बड़ा नेटवर्क था जो पाकिस्तान में था, उसको हमने पकड़ा भी, और कुलभूषण यादव आज तक हमारी कस्टडी में है, लेकिन उसके बाद हमें कोई और आगे की सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो और दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान का मामला जो है वो बहुत सेंसिटिव है जी। बलूचिस्तान में आपको एक नेशनल कंसेंसस की भी ज़रूरत है। बलूचिस्तान में जिस तरह इस वक्त इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन हो या हुकूमत हो, वो एक ज़बान नज़र आती है इस हवाले से
तो हमारे बहुत से ऐसे मामलात हैं, जैसे केपी उठा लें, अफगानिस्तान से जो सूरत हाल है उसको उठा लें। ये वो चीजें हैं जो डिमांड करती हैं एक नेशनल कंसेंसस। वो नेशनल कंसेंसस हम उस तरीके से संजीदगी से डिबेट नहीं करते। इवन अगर पार्लियामेंट में डिबेट भी हो रही हो तो कोरम तक पूरा नहीं होता। आपने पार्लियामेंट की और नेशनल कंसेंसस की बात की मजहर साहब, तो ये जो सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी गई थी, स्पेशली पहलगाम अटैक के बारे में और भारत की जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं की है। उनके इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या जेस्चर जाता है आवाम के अंदर, क्या इम्पैक्ट जाता है इस तरह के फैसले का, स्पेशली जब ऐसी सिचुएशन हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो? देखिए, एक सूरत हाल डेवलप की जाती है ना, आप सिर्फ एक सूरत हाल को सामने रख के आप ऑपोजिशन के अपनी भी ग्रीवेंसेस है ना, वो इस मामले को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन जब आप इस तरह के इजलास बुलाते हैं तो उसका एक माहौल वो होता है। तहरीक इंसाफ को भी ये सोचने की जरूरत है कि उनका जो भी मौक़िफ़ है वो पार्लियामेंट के अंदर भी जाके दे सकते हैं। यानी वो बात जो वो पार्लियामेंट से बाहर ब्रीफिंग में देते हैं वही बात वो अंदर जाके भी कर सकते हैं। तो बाद मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑपोजिशन को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, और तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ भी जो गवर्नमेंट है उसे भी एक फलदार दरख्त की मानंद होना चाहिए। यानी आप बताएं कि पिछले कई हफ्तों से उनकी जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनकी बहनें आती हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता। कोई वजह तो हो ना मिलने की। यानी आप क्यों एक गैर जरूरी तौर पे खबर को बढ़ावा देते हैं? आप क्यों एक नॉर्मल मुलाकात को जो है वो रोक कर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं? तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी अपने तौर पे बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, खासतौर पे ऐसे माहौल में। तो जब आप दिल बड़ा करने की जरूरत है बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में। अच्छा, अब ये अवाम के अंदर मैं थोड़ा सा उस नुक्ता निगाह से आपसे बात करना चाहता हूँ। हम भी आप डेफिनेटली कहीं जाते हैं तो यही सवाल होता है, जी जंग हो रही है नहीं हो रही है। अब तक आपकी क्या असेसमेंट है जिस तरह के इक़दाम भारत ने किए हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंगेज कर रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वॉर इज स्टिल देयर, अभी खतरा टला नहीं है। हमें तो लगता है कि भारत शायद अपना वक्त गेन कर रहा है, टाइम ले रहा है इस सारे ऑपरेशन को प्लान करने के लिए। ये उनके एनालिस्ट भी कह रहे हैं, अगर आपने थोड़ा फॉलो किया हो इंडियन मीडिया तो। आपका क्या टेक है इस पर? अब भारत वाकई टाइम ले रहा है और टाइम के बाद कुछ करेगा या नहीं? डिप्लोमेटिकली थिंग्स आर वर्किंग आउट। देखिए, भारत के पास चॉइस क्या है टाइम ना लेने, इसलिए कि भारत के पास एविडेंसेस तो है नहीं। जब आपके पास शवाहिद ना हो तो आप टाइम ही गेन करते हैं। अगर उनके पास शवाहिद होते, उन्होंने फौरी तौर पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया होता, पूरा एक जो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें सामने रख के कहते ये ओपन एंड शट केस है, दुनिया के सामने रख देते। लेकिन जब आपके पास नहीं होंगे शवाहिद, आप खुद अपने पार्लियामेंटेरियंस को वो शवाहिद नहीं दिखा रहे, ना बता रहे हैं, ना आपके पास वो शवाहिद नजर आते हैं, तो आप चीजों को जमा करने की कोशिश करते हैं ना। एक फेक स्टोरी को आप जब रियल स्टोरी बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी करने की जरूरत होती है ना। एक ख्याल मतलब ये भी है जी, एक ख्याल ये भी है, सॉरी टू कट यू, कि बिहार इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनके अंदर जाया ही नहीं जा सकता ऐसा कोई एडवेंचर किए बगैर। आपका भी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप देखते हैं सूरत हाल को। वी नो कि बीजेपी यूज करती रही ऐसी सूरत हाल को अपने सियासी मकासद के लिए। क्या वाकई अगर मोदी ऐसे किसी एडवेंचर के बगैर बिहार इलेक्शन में चले जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक, उनके लिए ठीक नहीं होगा और इसके लिए वो शायद सिर्फ इलेक्शन के लिए ऐसा लाजमी करें? आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी चीज कर सकते हैं, हमें तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और मेरा ख्याल है तैयार रहते भी हम, क्योंकि जाहिर है जंग के बादल अभी तक मौजूद हैं, छटे नहीं हैं। लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा कि इंडिया जो डिले कर रहा है चीजों को, वो उसकी बड़ी वजह यही है कि एविडेंसेस नहीं है उनके पास। और आप नजर भी आ रहा है दे हैव नथिंग टू शो टू द वर्ल्ड। और जिस तरह से ये फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन को ऑर्केस्ट्रेट जी कर लेने दें, बात को कंप्लीट कर ले मजहर साहब। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि इस वक्त हमारे लिए जो है सबसे अहम वो है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन जैसा इदारा जो है कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम उधर भेजेगा या नहीं भेजेगा?
और या सिर्फ डिप्लोमेटिकली डीएस्केलेशन पर हम जाएंगे। माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारा इस वक्त इशू जो है वो महज डीएस्केलेशन नहीं है। ठीक है, हमारा इशू इस वक्त ये होना चाहिए कि ये जो वाकया जिसमें एक पूरा भारतीय मीडिया जो है वो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसमें हर वक्त जंग के खतरात मौजूद हैं, जिस वाक़े को बुनियाद बना के ये सारा चीज किया जा रहा है, उस वाक़े के रूट्स तक पहुंचना इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। ये हमारा फोकस होना चाहिए। सही। और अगर दुनिया मजीद खामोश तमाशाई बनी रहेगी तो हाँ, महज इल्जाम से नहीं होगा। अगर खामोश तमाशाई बनी रहेगी तो फिर भी नो कि कैसे सूरत हाल किस जानिब जाती है। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस सर। आई होप कि कुछ ना कुछ जरूर हम इसमें से ले सकते हैं एज पर एक्सपीरियंस, लेकिन फिल वक्त कुछ भी कहना तो सारी बातें कबल वक्त है, बट द काइंड ऑफ ग्राउंड इज मेड बाय इंडिया, मुझे लगता है कोई ना कोई मिस एडवेंचर तो करना चाहिए। और पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका है। इंडिया शुड नॉट गेट अवे विद दिस। हर मर्तबा जो है ना वो मामला डीएस्केलेशन की तरफ चले जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात किया मजहर अब्बास साहब ने कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, कोई सबूत नहीं है। एक नारा तो उन्होंने लगा दिया, लगा ऐसा रहा है कि जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को ऑर्केस्ट्रेट किया, सबूतों को भी ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा। पिछले 5 दिन में पाकिस्तान के पास दिखाने को क्या कुछ है, चाहे वो अब्दाली है या फतह, पाकिस्तान ने दिखा दिया। क्या बात कि हमारे पास दिखाने के लिए क्या है, बताएं जरा क्या क्या है। काबिल तस्खीर दिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह, हौसला है, आजिज़ी है, अल्लाह पे ईमान है, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे वो साइंसदान हैं जो कि पाकिस्तान को उसकी हिफाजत के लिए सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों के अंदर दो कामयाब मिसाइल के जो तजुर्बात हैं वो ये बताते हैं कि हम किस तरह अपनी डेटरेंस को लेकर मुतमईन हैं और कोशा हैं। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला ये फतह मिसाइल है जो कि सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी बेटे हैं वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की ज़मीन पर आंच नहीं आने देंगे और हर किस्म की कोशिश को जारी रखेंगे। ये तजर्बा आप देख रहे हैं, ये तजर्बा इंडस मशकों का हिस्सा है जो कुछ दिन पहले किया गया, और इसका बाकायदा तौर पर मकसद पाक फौज की तैयारी, तकनीकी निज़ाम की जाँच था। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ ने इस कामयाब तजर्बे पर जितने भी साइंसदान हैं, रिलेटेड लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको मुबारकबाद दी। और पाकिस्तान ने एक्यूरेटली इसको हिट करके अपने टारगेट पे और उसकी वीडियो जारी करके बताया है कि हम कैसे मारेंगे। 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मार कर सकता है। और वज़ीर आज़म ने यह ऐलान भी किया और मुबारकबाद भी दिया कि भाई पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में, परेशान नहीं होना। दिल्ली तो 120 किलोमीटर है भी नहीं, हाँ, कम है, बहुत कम। दिल्ली करीब बस। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक टू सबसे आगे सिचुएशन रूम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं और भारत की जानिब से इल्जामात लगाए ही जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन को पसपा कर दिया और भारत को सबूत देने में एक तो मजबूर भी कर रहा है, लेकिन अभी तक नाकाम रहा है, जो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सच दुनिया को दिखा दिया, बिल्कुल वैसे जैसे बालाकोट में जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, झूठी सी, झूठी सी, जहां पे हमारे दरख्त गिराए थे, उसकी तरह पाकिस्तान ने कहा देखिए जी दुनिया यहाँ पर क्या करके गए हैं। अच्छा, वो एक छोटा सा, जब ये 27 फरवरी वाला हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उस वक्त हम रास्ते में थे, बीइंग मीडिया, आई वाज विद इंटरनेशनल मीडिया एट दैट टाइम, देयर वर 2 हेलीकॉप्टर्स, और रास्ते से हमें वापस मोड़ दिया गया था और हम परेशान थे कि हम वापस क्यों मुड़े हैं। तो देन जब जमीन पे आए तो हमें पता लगा कि देयर वाज अ एक मुख्तलिफ प्लेन जो स्क्रैम्बल कर रहे थे और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, और फिर नीचे उतर के हमें ब्रेकिंग न्यूज मिली थी कि पाकिस्तान ने 2 जहाज इंडियन गिरा दिए हैं। सो इसी तरह की दोबारा से एक एक्टिविटी चूंकि भारत ने की है, तो पाकिस्तान अभी अपने सभी सेंसिबल मीडियम्स को इस्तेमाल कर रहा है जिससे दुनिया को कन्विंस किया जा सके कि हम सच बोल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात जो हमारे हैं, उन्होंने बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा LOC का दौरा किया, भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और जितने भी हकायक थे मुसलसल वो सामने रख रहे थे, मजीद सामने रखे। और जो मकामात भारत ख्याली दहशतगर्दी कैंप्स करार दे रहा है ना, पाकिस्तान में थ्रू द कैमरा लेंस एंड आईज दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भी दिखाया जाए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी दिखाया जाए। और उसके लिए हमारे साथी एंकर पर्सन आदिल निजामी जो एक प्रोग्राम भी करते हैं हम के ऊपर, वो भी इस टीम के साथ मौजूद थे। उनकी आंखों देखा हाल जो है ना, वो जरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ओवर टू यू आदिल। यहाँ इस टाइम हेली जो है पैड है यहाँ पे मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगे और आपको लेकर चलेंगे LOC, जो अगली चौकियाँ हैं, जो अगले सेक्टर हैं वहाँ पर, जहाँ पर कल रात हमें ये भी बताया गया कि इंडिया की जानिब से खुई रट्टा है, नकियाल है, बहुत से इस तरह के जो सेक्टर है वहाँ पे फायरिंग भी की गई, जारिद करने की कोशिश की गई, लेकिन फोर्सेज ने उनको जवाब दिया, उनकी तोपें जो उनको खामोश करा दिया। जब हम आपको LOC पर लेकर जाएंगे, तारड़ साहब जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ होंगे और बॉर्डर पर भी उनसे पूछेंगे कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। अब आपको अगले मोर्चों लेके चलते हैं, जाकर वहां से बताते हैं कि वहां इस टाइम क्या सूरत हाल है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम LOC की जानिब गामजन हैं, इनसे बात करते हैं। अता साहब, बहुत शुक्रिया, आप बॉर्डर पे जा रहे हैं LOC देखने के वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दुनिया ने उसको उस तरह बाय नहीं किया। अब क्या लगता है कि अभी भी कोई चांसेस है कि भारत कोई दोबारा से मिस एडवेंचर की कोशिश कर सकता है? देखिए, आए रोज हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं कि उनका इरादा है, मगर हमारी आर्म फोर्सेस मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। अच्छी डिप्लॉयमेंट है कि वो जुर्रत नहीं कर रहे, मगर उनका वो बदनीयत दुश्मन है, मकार है। उनकी कोशिश आज भी है कि कोई ना कोई मिस एडवेंचर किया जाए। नैरेटिव डोमेन में उनको हार हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ISPR, मीमर, सोशल मीडिया, सब ने उनका मुकाबला किया, डिप्लोमेटिक चैनल्स में मुकाबला किया। तो जब उनको हार हुई है नैरेटिव डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में, वो कुछ कर नहीं पा रहे कि वो जवाब पैदा करें हमले का। साहब, ये भी मुझे बता दें कि हमने देखा कि भारत आबी जारियत सिंध ताश मुआहदा जो है उसको सबूताज करना भारत की एक कोशिश थी। अभी कुछ इस तरह की खबरें हैं कि दरियाए चनाब में और दरियाए झेलम में पानी का फ्लो जो है इंडिया की जानिब से कम किया गया है। तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, क्योंकि आबी जारियत है, हमने कहा हमारी रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या प्लान है, अगर वहाँ पे पानी रुकता है तो हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज हमारी क्या करने जा रही है? देखिए, अव्वल तो पानी का फ्लो उसी तरह चल रहा है। मैंने कुछ वीडियोस भी रिलीज़ की थी हमारे सियासी लोगों की, वो चिनाब के किनारे खड़े हैं। भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी रोकने का। वो कोशिश भी कर लें, फ़िलहाल नहीं रोक सकते। अगर कभी उन्होंने कोशिश की तो ऑल ऑप्शंस आर ओपन, उसमें पूरी माइट के साथ उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें हर तरह का एक्शन पाकिस्तान ले सकता है। आखिर में सब ये बता दें कि अभी भी ऐसी कोई आपके पास इंटेल है, कोई इतला है कि दोबारा कोई कोशिश हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और उन्होंने वो ताक में है कि इतनी सी ओपनिंग मिले तो वो मिस एडवेंचर करें। आए तो सही, ऐसी मार पड़ेगी कि नस्लें याद रखेंगी। इस वक्त हम बेला नूर शाह का ये मुकाम है जहाँ पर पहुंचे हैं। अगर आप इंडियन मीडिया फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 3 से 4 मुकामात ऐसे हैं LOC के इस पार, मतलब कि आज़ाद कश्मीर में, जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। का इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पर कोई टेररिस्ट के कोई कैंप्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे हमें कोई ट्रेनिंग कैंप तो नहीं मिला, और ये सामने यहाँ पे कॉलेज या स्कूल की बिल्डिंग ज़रूर मौजूद है। यहाँ पे तलबा और तालबात तालीम हासिल करते हैं, जेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हमें देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पे आबादी है, लोग हैं, अपना जो मामूलात ज़िंदगी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो बॉर्डर के पार तो कह रहे हैं जंग लग रही है, ये हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। हम बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा। अपने काम काज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम ये आप देख रहे हैं, ये हमारा अपना गांव है। अच्छा। और ये बेला नूर शाह है। तो ये जो इंडिया प्रोपोगंडा करता है, बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपोगंडे हैं उसके। क्या आप बताएं जनाब, कहा जा रहा है यहाँ पे कोई टेररिस्ट का कैंप है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो रही है? हमने तो वैसे यहाँ हम रहते हैं, ये हमारे पास अलीगढ़ कॉलेज एंड स्कूल है, ये हमारे पास सरकारी स्कूल है। मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये ट्रेनिंग है। देखें यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको तालीम दी जा रही है। अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंसेज। नाज़रीन, ये अलीगढ़ स्कूल है, ये बेला नूर शाह में। ये देखें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अंदर क्लासरूम में भी आपको जरा दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब, आप ठीक हो? अच्छे से पढ़ रहे हो? आप अलीगढ़ स्कूल में क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ यहाँ पे, और मैं आज़ाद कश्मीर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ की अफवाहें थी इंडियन मीडिया में, कोई कैंप्स हैं यहाँ पे टेररिस्ट? मेरे भाई, मेरी 47-48 साल उम्र है और मैं यहीं पे रह रहा हूँ मुजफ्फराबाद में। तो ये यहीं स्कूलों में ही मेरा काम है। मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखा। हमारे साथ हैं अता साहब। प्रोपेगेंडा है, इंडियन मीडिया बता रहा है कि यहाँ पे कुछ बेस कैंप बने हुए हैं जनाब, टेररिज्म हो रही है यहाँ से, पहलगाम यहाँ से इनिशिएट हुआ। ये बेला नूर शाह और वो पीर चनासी ऊपर टॉप के ऊपर है, पीक के ऊपर। हाँ,
तो आई थिंक ये यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, यहाँ पे घर भी हैं, यहाँ पे दुकानें भी हैं, लोग आ जा रहे हैं। आप किसी भी घर में जाके किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इंडियन प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ है और इन्होंने जो झूठ बोला था, जिस तरह बालाकोट में देखे इन्होंने दरख्तों के ऊपर बम गिरा दिए, तो हम टाइमली यहाँ पे आए और हमने बताया दुनिया को कि ये भारतीय प्रोपेगेंडा था और यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। आखिर में सब ये बता दें, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बीट कर दिया। हमने देखा कि इंडियन चैनल्स ISPR के तराने चला रहे हैं। ये सब कैसे किया है? कैसे इतना बड़ा सरप्राइज हम पहले भी बहुत देते रहे, ये वाला सरप्राइज कैसे दिया आपने? हमारी एक प्लानिंग थी जिसके तहत हमने एयर टाइम बाय किया मेटा एड्स के ऊपर और एड्स के ज़रिए हमने वो अपने एड्स वहाँ प्लेस किए थ्रू इंटेलिजेंट चैनल्स, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू जियो टैगिंग। तो आई थिंक वो बड़ी स्मार्ट मूव थी और अल्लाह का फजल है हमारी टीम ने उस पर बड़ी मेहनत की और अभी और भी सरप्राइजेज हैं इंडिया के लिए। तुम हमारे यूट्यूब बंद करोगे, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान का कंटेंट तुम्हारे चैनल्स पे चलाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये आपने सुना दिया, तातार साहब हमारे साथ थे और किस तरह बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान पूरी सूरत हाल को डील कर रहा है और किस तरह से इंडिया की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोपोगेंडास किए जा रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान उनका भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। आबाद रहें ये गलियां, ये वादियां, ये कूचे, ये चौराहे जो कि आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं पाकिस्तान के ज़ेर असर। और हमारी दुआ है उस मकबूजा कश्मीर के लिए भी जिसके अवाम लाल चौक में खड़े होने के बाद भारतीय मीडिया के बार बार पूछने और कहने के बावजूद कि लगाएं पाकिस्तान पे इल्जामात, वो कहते हैं नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान पे क्यों लगाएंगे? आप पे लगाएंगे। आपकी सिक्योरिटी लैब्स हैं 200-300 किलोमीटर दूर LOC से। दहशतगर्द कैसे आ गए पहलगाम के अंदर? 2000 टूरिस्ट इंडियन वहां पे आपने रखे हुए, कोई एक सिक्योरिटी नहीं, कोई एक कैमरा नहीं। और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो प्रूफ्स कहां पे हैं? दुनिया बार बार पूछ रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं, पाकिस्तान की फोर्सेज और इदारों को जो कि भरपूर तरीके से उस प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहे हैं। हम साइज में छोटे जरूर हैं, हमारा मुल्क साइज में छोटा जरूर है, लेकिन इस वॉरफेयर का इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और करके दिखाएंगे आपको। थैंक्स टू आदिल निजामी जो कि हमारे साथ मौजूद थे और हमें LOC से बराह रास्त इनफैक्ट आगाह कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं। भारत के इश्तियाल अंगेज इकदाम जो हैं उसके बावजूद पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें अब भी जारी हैं। हम तैयारी भी दिखा रहे हैं, साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ डिटरेंस के लिए आपको बता रहे हैं कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। अच्छा, इसकी वाज़ेह मिसाल जो है ना वो करतारपुर राहदारी के जरिए भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद है। पाक भारत शदीद कशीदगी है, जंग के खतरे हैं, लेकिन उसके बावजूद करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की आमद जारी है और इस वक्त 200 के करीब सिख यात्री करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा करें। आपको याद है ना कि जिस वक्त ये पहलगाम अटैक हुआ 24 घंटे 48 घंटे का वक्त दिया गया था जो इंडिया में पाकिस्तानी मौजूद है कि फौरी तौर पर आप वापस चले जाएं, चाहे वो मरीज हैं, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, उनको फौरी तौर पर कहा गया और लोगों को कितना ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से देख ले किस तरह का जेस्चर अब दिया कहा दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत है जो जिगर के और दिल के मरीजों को जो कि इलाज की गर्ज से वहां पे थे, जिनकी रूट्स भी वहां पे थी, एक मरीज हमारे साथ है जिनकी वालिदा वहां से थी, उनको निकाल दिया और कहा पाकिस्तान मजहबी रसूमात के लिए आए हुए हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों, सिख यात्रियों को यहाँ पे रखे हुए है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ नेशन, अ कंट्री जो कि तमाम इन अक़दार का ख्याल रखता है। इससे पहले कि हम इस पे तबसरा लें, हमारे पास न्यूज अपडेट आ रही है। हमारे पास न्यूज अपडेट्स अभी नहीं आ रही है, हम ही न्यूज दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा साहब। उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इंतजामात कैसे हैं, जो सिख यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनके तासुरात कैसे। बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं तासुरात, स्पेशली जो सिख यात्री करतारपुर आ रहे हैं अपनी मजहबी रसूमात पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को इंजॉय करते हुए अदा कर रहे हैं? जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो मैं जो अभी आप इंट्रो में बात कर रही थी, मैं भारत के इस इक़दाम की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने पाकिस्तानी जितने भी हमारे बीमार थे इलाज की गरज से भारत गए थे उनको जिस तरीके से निकाला, उनका इलाज अधूरा छोड़ा और वो खानदान जितने परेशान है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब का जितना खराज तहसीन पेश करूँ, जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है कि उन्होंने आते ही कल सारे वो मरीज जितने भी भारत से पाकिस्तान आए थे और वो भारत इलाज की गर्ज से गए थे, उन सब का फ्री इलाज करने का कहा है कि हम इनको लुक आफ्टर करेंगे। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा सिख यात्रियों के लिए अपना दिल खोलता है, ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान की अवाम। जब हमारे भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता है। पाकिस्तान का रिश्ता सिख के साथ नाखून और गोश्त का रिश्ता है। और हमने देखे जब भारत ने ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, ये प्रोपोगंडा किया, दुनिया भर को कोशिश की कि नेगेटिव प्रोपोगंडा, और वो हमेशा जो पाकिस्तान को सिंगल आउट और आइसोलेट करता
उसको खुद वो की खाना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा जी हम आपको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करते हैं अगर ऐसा हुआ है, और फिर हमने उसको कंडेम भी किया हुआ। बिल्कुल ऐसी। सरदार जी, क्या पाकिस्तान ये जो सिख कम्युनिटी है खासतौर पे इंडियन पंजाब की तरफ से क्या सेंटिमेंट्स हैं उसके? हमने तो पहले भी इस राहदारी को खोलकर पीस का मैसेज दिया, फिर अभी इन सिख भाइयों को वापस ना भेजकर पीस का मैसेज दिया। इनके क्या जज्बात है जो इंडिया की तरफ से सिचुएशन बन रही है, क्या टेक है उनका? आपकी तो बात हुई। भारतीय सिख यात्री तो आप मीडिया पे देख रहे हैं जिस तरीके से वो बार बार, मैं भी थोड़ी देर पहले मुझे टेलीफोन कॉल आया तो मैं देख रहा था कि भारत में बसने वाला और दुनिया भर में बसने वाला सिख पाकिस्तान के साथ है। बेसिकली वो पाकिस्तान के साथ होने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की धरती अमन की धरती है, पाकिस्तान की धरती मोहब्बत की धरती है, और वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको एक नेगेटिव माइंड देके भेजा जाता है कि पाकिस्तान, लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं यहाँ से मोहब्बत देके जाते हैं। और बिल्कुल हम इस सारे प्रोपेगेंडा को बस करने में कामयाब भी हुए, आपकी एफर्ट्स भी हैं, ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के दुश्मन इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जो कि वजीर में अक़लीती उमूर के, और साथ साथ मरियम नवाज की एफर्ट्स जो आपने कहा बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब काबिल तारीफ है सारी सूरत हाल के अंदर। वी आर ऑल सपोज्ड टू एक्ट रिस्पांसिबल एंड वी आर एक्टिंग रिस्पांसिबल। ऑफ कोर्स ये वक्त की जरूरत भी है कि हमें एक कौम बनकर मुत्तहिद होकर जवाब देना पड़ेगा एक ऐसे दुश्मन को जो अज़ल से हम कह सकते हैं कि दुश्मन बनाया और पता नहीं कब उसको अकल आएगी। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी कर दिया है, जिसके बाद शरह सूद 12% से कम होकर अब 11% पर आ गई है। इसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही थी कि मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो स्टेट बैंक है वो क्या करता है, क्या बरकरार रखता है 12% के ऊपर इंटरेस्ट रेट को या फिर थोड़ा सा नीचे लेकर आता है। तो कल ये स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी जो है उस कमेटी ने शरह सूद में कमी की तफसीलात बताते हुए कहा कि बिजली और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी ने महंगाई की शरह तेजी से कम की है और महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीनों के मुकाबले में बेहतर हुआ है। सो दैट्स व्हाई दे उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया। बिल्कुल, तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस या खबरें पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह इंपैक्ट नहीं कर रही हैं। महंगाई के हवाले से अगर आपको बताएं तो अप्रैल में 8.3% रही है और जो लास्ट हमारा अकाउंट था वो सरप्लस है, जबकि जो माशी नमू है रवा माली साल 2.5 से 3.5% GDP जो है उसके दरमियान रहने की तवक्कुआत की जा रही हैं। कमेटी ये भी कह रही है कि माली साल के अख्ताम तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14 बिलियन US तक पहुँच जाएंगे। ताहम जो अमरीकी तजारती टैरिफ है इससे पैदा होने वाली जो बेयकीनी की कैफियत है और उसके अलावा ओबियसली जो इंटरनेशनल सिचुएशन है या सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बड़े चैलेंजेस बन सकते हैं। कमेटी ने यह भी कहा है कि स्टेट बैंक की कोशिशों से महंगाई जो है वो काबू में है, काबू में रह रही है। इस सारी सूरत हाल पर हमने का एक एनालिसिस ले लेते हैं कि पॉलिसी रेट किस हद तक कम होना चाहिए था, जो हुआ है वो काफ़ी है या नहीं। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, मईशत को समझते हैं, एज अ करियर अबाउट इट, तो उनसे ज़रा बात करते हैं वो कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को, और कोशिश करेंगे कोई और भी हमारे साथ माशी एक्सपर्ट जुड़े तो उनसे भी बात कर लें। सब कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, मिजाज अच्छे हैं। कैसा ये डिसीजन है 1% कम होने का? इज इट अ फाइन डिसीजन फॉर द टाइम बीइंग? ताज्जुब तो हुआ लोगों को, क्योंकि जो आम तौर पे तजदिया आ रहा था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ½ तो एकदम से जब 1% की इतला आई तो लोगों को कुछ ताज्जुब हुआ। बहरहाल एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उस वजह से आज स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान सुबह रहा है, शेयर प्राइसेस बढ़ी हैं। कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया हल्का सा बेहतर हुआ है, कुछ 7 पैसे का मैं कहीं सुन रहा था, ये 10 पैसे की अप्रिसिएशन हुई है। ठीक है, तो चलिए एटलीस्ट डिप्रिशिएट नहीं हुआ, डिप्रिशिएट नहीं हुआ। जो पहला रिएक्शन है वो मुस्बत है। अब आगे जाके क्या होता है, कहाँ तक ये आप सस्टेन कर सकते हैं। फिर ये कि ये जो बुनियाद बनाई गई है कि मुल्क में इन्फ्लेशन कम हुई है, उसका भी जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो 2 साल में कमर तोड़ महंगाई रही है पिछले 2 साल में, उसका जो इम्पैक्ट हमारे माशरे पे आया है वो तो ख़त्म नहीं हुआ। 2022 में या 23 के शुरू में जो जिस किस्म का मेयार था लोगों का, अगर आमदन में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ लेकिन खर्च में उससे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया तो फिर वो क्या है, ये शरह जो है ना ये बढ़ती हुई ही हमें नज़र आई है। और हम पहले भी इसको डिस्कस कर रहे थे कि भाई महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई की शरह बढ़ने में कमी हुई, सिर्फ काबू में रखा गया। अच्छा, कुछ जो मुबस्सरीन है वो ये भी कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और कम होना चाहिए था। हम क्या समझ सकते हैं वो लोग जिनके मफादात जुड़े हुए हैं, कारोबारी हजरात, ये उनकी तरफ से ही आया या फिर वाकई में गुंजाइश मौजूद थी कि और थोड़ा सा कम हो जाती शरह सूद? अगर आदाद व शुमार को देखें तो जो अप्रैल का ये अफरात ज़र का नंबर है, यानी इन्फ्लेशन का जो नंबर है, उसके पस मंज़र में तो ये
कमी की गुंजाइश थी। ठीक है। और बिजनेसेस तो इससे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं कि जी कुछ ताजरों से मेरी बात हुई, जो बड़े बिजनेसमैन हो तो कहते हैं ये 5% कम होना चाहिए था, 12 से 7% पे ले जाते, जो कि मुमकिन नहीं था। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुल्क में अब आज की जो इतला है, एक तरफ तो ये कि जी इस बजट में पेंशनर्स पे भी पहली दफा लाने की बात हो रही है, उनको इनकम टैक्स लाने की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो डिपॉजिटर्स हैं आपके, जिनकी जमा पूंजी है, जो कि रिटायर होते हैं, अपने पैसे कम्यूट करा के पेंशन बैंक में रखते हैं, उससे जो भी उनकी रिटर्न्स आती हैं, वो उनका क्या होगा? अच्छा, आपकी जरा डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो माशी एक्सपर्ट हैं, बड़ा नाम है, उनसे जरा इस हवाले से राय ले रहे थे। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, वालेकुम सलाम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, लॉन्ग टाइम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है इस पे अपना रद्द-ए-अमल भी दीजिएगा, और दूसरा ये कि ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक राइटली, जिस तरह कल स्टेट बैंक ने कहा है कि हम मोहतात रखे हुए अपने आप को कि कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। ओबियसली एक टाइम आता है जब हम 7% पे गए थे तो उस वक्त हम कंट्रोल नहीं कर पाए थे, मैशत को बहुत तेज भी नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान जैसी मैशतों के लिए ठीक नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, स्टेट बैंक की पॉलिसी को? ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये जो डॉलराइजेशन को रोकने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी सेविंग निकाल के डॉलर में खरीदना शुरू कर दें, उसके लिए भी होती है। पाकिस्तान गो के इस वक्त महंगाई में इजाफे की शरह जो है उसमें कमी आई है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया जिस तरह के एक इकोनॉमिक चैलेंज से का सामना कर रही है ट्रंप टैरिफ्स के बाद, और पाकिस्तान को अपनी मशरकी सरहदों पर जिस तरह की जारियत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये अनसर्टेनिटी का बायस हैं। और इस अनसर्टेनिटी में मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक का कल का जो डिसीजन था कि एक कॉशियस अप्रोच थी उन्होंने, जो कुशन था उन्होंने सारा कम करने का, वो इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ 1% उसमें कमी लाए। तो मौजूदा हालात में ये बड़ा साहिब फैसला है। हमें वेट करना होगा जब तक कि चीज़ें जो है वो मशरकी बॉर्डर पे नॉर्मल नहीं होती हैं, और जब तक ये पूरी दुनिया जो है ट्रंप टैरिफ के जो 90 दिन का सस्पेंशन का पीरियड है, उसके बाद ये पता नहीं चलता कि दुनिया की एक्सपोर्ट किस सिम जाएगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस सिम जाएगी। तब तक कुछ भी फैसला करना जो होगा वो कबल वक्त होगा। तो सुलहरी साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त अगर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की या साउथ एशिया की, वो ऐसी ना होती, पाकिस्तान और भारत का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ना होता, तो क्या इसके अंदर मजीद कमी की जा सकती थी इस इंटरेस्ट रेट के अंदर? जी, साउथ एशिया के अलावा जो ट्रंप के जो टैरिफ है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर वो टैरिफ भी ना होते, यानी इस वक्त हमें नहीं पता कि 2 महीने के बाद जो 90 दिन का सस्पेंशन पीरियड है, हमारे टैरिफ का क्या वो 29% प्लस 10% ही रहेंगे, क्या वो 26% पे आ जाएंगे, 6% पे आ जाएंगे। तो जब हमें यही नहीं पता कि 2 महीने बाद हमारी ट्रेड जो है, जिसपे हमारे सारे वो जो एक्सटर्नल पेमेंट्स का दारोमदार है एक्सपोर्ट्स पे और रेमिटेंसेस पे, तो जब हमें उसकी इम्प्लीकेशन का नहीं पता, तो उस वक्त कोई भी मुआशी फैसला करना जो है वो थोड़ा सा कब्जा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए इंडिया, चूंकि जाहिर बात है वी नो इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और पिछले कुछ अरसे में काफी उनके पास एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं, FDIs आई हैं, लेकिन अगर वो वॉर सिचुएशन को प्रमोट कर रहा है और करता नजर आता है, तो ये ओवरऑल इस रीजनल इकोनॉमी के लिए, इन पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसा आप देख रहे हैं ये जो वॉर सिचुएशन है? जाहिर है कि दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और जिस तरीके के अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है जब 2 मुल्क हालत जंग में हो, तो वो दोनों इक्वली मुतासर हो रहे होते हैं। और लेट से अल्लाह ना करे ये एस्केलेशन थोड़ी सी बढ़ती है, तो जो एप्पल का जो प्लान है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले सारे आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, तो क्या एप्पल जो है वो सूरत में इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा होगा? जाहिर है कि एप्पल वेट करेगा कि जब तक वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती ना जाए। अमेरिका ने परसों ही इंडिया के लिए अपनी एडवाइजरी जो है, ट्रैवल एडवाइजरी, वो जारी की है, जिसमें एक तो वहाँ पे जिनसी जराइम में इजाफा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ पाकिस्तान इंडिया के जो टेंशन है, ये भी रीजन बनाई गई है, और उन्होंने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इंडिया की तरफ ट्रैवल करते हुए एहतियात से काम लें। तो पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से मिलिटेंसी का सामना कर रहा था और दहशतगर्दी का सामना कर रहा था, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के लिए एक
इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे अपने आप को अगर उसे सस्टेन करना है तो जाहिर है उसे अमन भी रखना होगा। अगर वो अमन नहीं रखेगा तो सबसे बड़ा विक्टिम वो खुद होगा, उसकी इकॉनमी जो। और इस तरह की सिचुएशंस को जब हम देखते हैं तो लगता है कि सेन जो तरीकाकार है वो यही होगा कि भारत जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है या जो कुछ एक तबका वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है उसको रुक जाना चाहिए। ये उसकी अपनी मैशत के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। अगर इस सूरत में आईफोन इंडिया ने बनाए तो उसमें सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा। बहुत शुक्रिया सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अच्छा इनपुट जो है ना वो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से दिया है। फरहान साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, कई फैक्टर्स का सुलैरी साहब ने जिक्र किया, उसमें एक IMF फैक्टर भी मुझे लगता है कि उसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। डेफिनेटली डिक्टेट तो नहीं कर सकता है स्टेट बैंक को, लेकिन रिकमेंडेशंस उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। आपको लगता है कि ये उनके साथ डिस्कस करके और सब कुछ तय करके ही 1% कम किया गया है इंटरेस्ट रेट? वैसे हकीकत ये है कि जिन ममालिक के साथ उस किस्म का रिश्ता रहा है IMF का, जैसा कि पाकिस्तान के साथ है, उसमें वो अक्सर व बेशतर डिक्टेट ही करते हैं। तो पाकिस्तान के मामले में भी क्योंकि पाकिस्तान बदकिस्मती से माशी हवाले से इस वक्त जकड़ा हुआ है, तो ज़रूर IMF की अप्रूवल हुई होगी। IMF की अप्रूवल के बगैर मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह नहीं अनाउंस होती। पब्लिक में आप जो कुछ भी कहते रहें, लेकिन हकीकत तो दुनिया जानती है। सही है, ठीक है। और फर्दर इसका इम्पैक्ट अब क्या देख रहे हैं आप, खासतौर पे इन्वेस्टर्स को लेकर? ऑब्वियसली इट्स गुड न्यूज़ फॉर देम, लेकिन दूसरी जानिब जो लोग अपनी सेविंग्स लेके बैठे हुए थे, आपने उनका भी तस्करा किया, सो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है ज़रा आखिर में? मेरे ख्याल में कार सेल्स इमीडिएटली एक तो इम्पैक्ट ये आएगा कि कार सेल्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। कल जब ये अनाउंस हुआ तो कुछ असेसमेंट्स ये भी थी कि शायद कंस्ट्रक्शन को, लेकिन मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस इस वक्त इतने दबाव, ये कार सेल्स को कैश की बात करें या फाइनेंसिंग की बात? नहीं, फाइनेंसिंग की बात हो रही है, फाइनेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन कैश की भी सेंस में कि अगर किसी ने बैंक में पैसा रखा हुआ है और वो ये समझते हैं कि भाई इसकी बढ़ जाएगी तो उसमें से कुछ कमी आ रही है, तो हो सकता है वो कहें कि जी मैं गाड़ी ले लेता हूँ। कुछ गाड़ियाँ आजकल भी सूरत हाल है कि वो ऑन पे मिल रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ थोड़ा बहुत मार्केट महंगी भी हो रही है और महंगी भी हो, बहुत महंगी होने के बावजूद महंगी हो रही है, और इसलिए और रुझान लोगों का ज्यादा अब छोटी गाड़ियों की तरफ है, क्योंकि जैसे कंजेस्शन इस्लामाबाद शहर में आप देख लें, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सुबह ट्रैफिक का दबाव बहुत होता है, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए अब लोग छोटी गाड़ियों की तरफ भी जा रहे हैं। और जिन लोगों के पास एक बड़ी गाड़ी है वो भी कई ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरी छोटी गाड़ी भी अब रख रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी आमद-ओ-रफ्त कम्यूट आसान हो जाती है। और सुलैरी साहब से तो हमने राय ली, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी इस पे जाते जाते बात करते जाइए कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, दे आर क्लेमिंग 8+ GDP विद दैट लॉट्स ऑफ FDIs फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, और वो हमें नजर भी आ रही है ऑब्वियसली, बट द काइंड ऑफ सिचुएशन इज डेवलपिंग। पाकिस्तान को तो अभी बहुत लंबा सफर वैसे ही तय करना था FDIs को लेकर, इंडिया के लिए कैसा है? रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि ये सिचुएशन जो बनी है, अमेरिकन एडवाइजरी का भी जिक्र किया सुलैरी साहब ने, तो सिचुएशन इज नॉट गोना बी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया इकोनॉमिकली। देखिए, हम इन दिनों में बात कर चुके हैं, हिंदुस्तान में आज भी आपको इंतहाई गुर्बत की मिसालें मिलती हैं, मैंने खुद देखा है माजी में। तो इसलिए ये ग्रोइंग इकोनॉमी का जो कहा जाता है कि इंडिया बस छा गया और छा गया, वो मेरे ख्याल में उसमें कई गैप्स अभी भी हैं, और जब तक कि इन मसाइल लूप होल्स हैं। अच्छा, पानी की जंग, हम असल जंग पे बात करते हैं, लेकिन ये जो पानी की जंग है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये हम भूल जाते हैं अक्सर लोग कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि इंडिया का है वो चीन से आता है, और बीच में क़यास राय ये भी हो रही है कि चीन चूंकि पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है, और हमारी अब तो ओपनली खड़ा है, अब तो ओपनली खड़ा है, तो अब सूरत हाल ये है कि चीन ने अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी रोक लिया और उसके ऊपर कोई नए प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो फिर क्या होगा? हिंदुस्तान की मईशत का क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा, और अब हम हमेशा बात करते हैं कि 23 करोड़ से ज्यादा इस वक्त ऐसे हैं जो खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, तो जितने राफेल तैयारे हिंदुस्तान के, जितने राफेल तैयारे दो तीन बेच के या कम खरीद के उनके ऊपर लगा दी जाती तो ज्यादा बेहतर हो जाता। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब एक और अहम डिप्लोमेटिक विजिट की बात करते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची पाकिस्तान भारत कशीदगी कम करने के लिए, एज यू नो, और सालिसी की राह हमवार करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आम दौरे पर मौजूद हैं। उन्होंने अब तक मुख्तलिफ अहम मुलाकातें भी की हैं। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिले हैं, जिनमें जो मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल है, खित्ते में क़याम अमन है, तनाज़ात का हल है, बामी जो मामलात हैं या ताल्लुकात हैं, इनका फ़रोग़ है, इस पर बात हुई। और ईरान इससे पहले, वैसे ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री, आई मस्ट
मस्ट अप्रिशिएट, जिसने सारी सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए अपना रोल अदा करने की पेशकश की। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अहम पेशरफ जो है ना वो ये है, जाहिर करती है कि ईरान अपने खित्ते में अमन के क़याम और सालिसी के किरदार में ज्यादा फाल किरदार अदा करना चाहता है। दिस शुड बी नोटिस्ड पूरी दुनिया के अंदर कि ईरान चाह रहा है कि इस खित्ते के अंदर अमन रहे। हालांकि ईरान के ऊपर कई इल्जाम भी लगाए जाते हैं। इससे पहले आपको याद है, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले पाकिस्तान ने भी उस वक्त जब बहुत ज्यादा कशीदगी थी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उस वक्त ये ऑफर किया था कि हम रोल प्ले कर सकते हैं। सो आई थिंक बड़ी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। बिल्कुल ऐसे ये दौरा जो है इस पहलू से भी अहमियत रखता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हालिया बरसों में कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और अब ये नई पेशरफ दोनों ममालिक के बाहमी एतमाद और इलाकाई हम आहंगी की नई बुनियाद भी फराहम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं, एक्सपर्ट राय जो है वो ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर और खारजा उमूर के माहिर हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, हमें उन्होंने ज्वाइन कर चलते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस वक्त जो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, ईरानी वज़ीर खारजा का दौरा और उनकी जानिब से सालिसी की पेशकश जो की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उनको अच्छे तरीके से अपने मामलात बातचीत के जरिए हल करने चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अच्छी उनकी तरफ से ऑफर है। ईरान ने एक लिहाज से खैर सगाली का ज़ाहिरा किया है और आप ही ने अपने इब्तदाई में सही याद दिलाया कि पाकिस्तान भी हमेशा इस किस्म के जज्बात उनकी तरफ रखता था जब सऊदी अरब के साथ ईरान का बहुत तनाज़ा चल रहा था। तो लेकिन भारत, मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की कोई भी ऑफर लेने को तैयार है, क्योंकि वो एक अपनी रविश पर कायम हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, ना इसका सबूत देंगे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन तो शायद बिल्कुल ही ना करें। तो इस वजह से अगर कोई ये काम कर सकती है, इस तरह की ऑफर जिस तरह ईरान ने की है, वो एक दबाव जरूर, इखलाकी दबाव पड़ रहा है ईरान के भारत के ऊपर कि वो ये अपनी जो रविश है उससे वो हटे। और बल्कि ईरान ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो ममालिक हैं सब ने अब तकरीबन ऐसा ही रवैया ले लिया है कि वो उस वाक़े को कंडेम तो ज़रूर करते हैं लेकिन भारत के इस इल्ज़ाम की तायीद नहीं करते कि पाकिस्तान से ये हुआ है। तो भारत के लिए ऑप्शंस कम होती जा रही हैं। अभी मुझे जो लगता है कि ये शायद इन्होंने ये सारा काम किया ही इसलिए कि जो इंडस वाटर्स के पानी हैं उनको रोका जा सके। अभी मैं पढ़ रहा था कि चनाब के में कोई 3 रिजर्वायर्स अपने भरने शुरू किए हैं तो हमारा पानी कम हो गया है जी। इसी तरीके से उन्होंने कुछ अपने डैम्स जो हैं उनको डीसिल्ट करना शुरू किया, जिसका मतलब है कि वो नीचे जो मिट्टी जम जाती है पहाड़ों से आई हुई, वो अगर आप नीचे से निकाल दें, जिस पे पाबंदी है एक खास हद से ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी फिर नीचे हमारी साइड पे आएगी, हमारे डैम सारे सिल्ट हो जाएंगे, हमारी वाटर स्टोरेज खत्म हो जाएगी तरबेला की डैम इसकी। तो वो मुझे लगता है कि वो इनका ज्यादा हदफ था कि पानियों के साथ कुछ खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि ये बड़ी अरसे से कह रहे थे कि जी पानी और खून एक साथ में नहीं चल सकते। तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल आपकी बात सही है कि ईरान जैसे अगर जेस्चर्स होते हैं तो दबाव भारत पर। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो साहब, आप तो समझते हैं पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को भी और इंडिया ईरान ताल्लुकात को भी, ईरान भले उस तरह की कोई रीजनल फोर्स बहुत बड़ी ना भी हो भारत को देखते हुए या ताल्लुकात के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन भारत का माशी इंटरेस्ट पानियों के नुक्ता निगाह से, उसके मैरीटाइम सिक्योरिटी हो या उसकी तिजारत हो, चाबहार की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक ईरान से जुड़ा है। कल भी मोदी साहब ने अपनी बंदरगाह के ऊपर एक एक्टिविटी की और बहरहाल इंडिया इसको फोर्स ही कर रहा है, चूँकि इंडिया इफ़ दे वांट टू बी ट्रेड इकोनॉमी और बड़ी ताकत बनना चाह रहे हैं तो ईरान की सिग्निफिकेंस तो उनके लिए है। क्या वो एंगल कोई रोल प्ले कर सकता है टू मेक इंडिया बिट काम? जी, मेरे ख्याल में ईरान, सही आपने कहा कि ईरान की खास पोजीशन इस तरीके से भी है कि इंडिया ने जो अपना सारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया था वो चाबहार से बनाया था कि वहां से हम ऊपर जाएंगे सेंट्रल एशिया और फिर रशिया और या यूरोप। तो ईरान की एक वैल्यू है, प्लस ईरान से भारत बहुत सारा तेल भी खरीदता रहा है, तो ईरान के पास तो लीवर्स वो हैं और ये अच्छा किया ईरान ने कि वो ये ऑफर भी कर रहा है और शायद उधर भी जाए। इसके अलावा ईरान के अलावा तो सिर्फ सऊदी अरब के पास ये है या
फिर अमेरिका के पास ये है, जिनके ताल्लुकात अब भारत के साथ काफी ज्यादा हैं, तो वो भी ये किरदार था। तकरीबन सब ये समझा रहे हैं उनको, भारत को, कि कम से कम इस दफा आपके पास कोई किसी किस्म का जवाब बनता नहीं है कि आप एकदम से इतने बड़े इकदाम करें, लेकिन कर रहे हैं भारत। एजाज साहब तो उस पे है जी। एजाज साहब, एक तरफ तो समझाना, दूसरी तरफ के कॉन्सिक्वेंसेस से डराना भी एक चीज़ हो सकता है। अगर चाइना के किरदार की बात करें, अभी हम यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ब्रह्मपुत्रा जो है रिवर चाइना के पास जो है, वहाँ से पानी भारत की तरफ आता है और फिर भारत से पाकिस्तान की तरफ आता है। यू थिंक कि अगर भारत नहीं मानता, तो क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इस चीज को लेकर भी कुछ किया जा सकता है कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे या फिर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर इस बारे में बात करे कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो फिर चाइना जो है वो मजबूर कर सकता है भारत को कि ऐसा ना करे। चाइना की कोई ट्रीटी भी नहीं है, ट्रीटी भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही कि अगर जो एक होता है समझाना और एक होता है कि लेवरेज रखना अपने पास, तो वो तो चीन के पास है, कोई शक नहीं है, बाकियों के पास भी है, लेकिन चीन के पास बड़ी खरी लेवरेज है। लेकिन क्या वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे? लगता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में भी पाकिस्तान रेलेवेंट है, तो इसलिए वो कर सकते हैं। पाकिस्तान को उनके साथ बातचीत करनी होगी। देखिए, पिछली 2 जंगें जब हुई उसमें चीन ने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखी, ठीक है, मुदाखलत नहीं की उन्होंने राह रास्त, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखी। अभी भी जब पाकिस्तान पे दबाव आया तो चीन की तरफ से ही सबसे ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट भी आई कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। अब क्या ब्रह्मपुत्रा वहां पे वो रोकेगा? डैम तो वो बना रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है इंडिया को कि अगर आप अपर राइपेरियन है पाकिस्तान के, तो आप लोअर राइपेरियन है हमारे, तो आप अगर पाकिस्तान के पानी रोक सकते हैं तो फिर हम आपके भी रोकने के लिए मजाज हैं, हम जाके अपने पूरे तिब्बत को सहराब कर सकते हैं। ठीक, वन लास्ट क्वेश्चन जी, वन लास्ट क्वेश्चन। मैं जाते जाते आपके तजर्बे से फायदा उठाते हुए, क्योंकि एक बात तो हमें बहुत क्लियर है कि बाकी जहां तमाम ममालिक का इंटरेस्ट है इसमें, वहीं पे अमेरिका के इंटरेस्ट में समहाउ नहीं है कि ये वॉर एस्केलेट करे। दैट्स व्हाई दे वर सपोज्ड टू इंटरवीन। पहले हमें नहीं लग रहा था, बट उनके सेक्रेटरी स्टेट ने फिर इसमें इंटरवीन किया। इसके बाद भी आपको लगता है कि इंडिया के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई होगी, या कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आया है जो हम देखेंगे? देखिए, इम्पैक्ट आया है तो अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया वो वाला, वो जो हम सारे तवक्को कर रहे थे, लेकिन उसको रूल आउट इसलिए नहीं किया जा सकता कि पिछले कई सालों से इतना हाइपर नेशनलिज्म किया है मोदी सरकार ने कि अब वो अपने ही प्रोपेगेंडा के एक किस्म के कैदी हो गए हैं, और उसकी वजह से अब सारी उनकी जो कौम है, खुसूसन जो उनके मीडिया एंकर्स हैं जो उछल उछल के उनको कह रहे थे जंग करें, अब वो उनसे पूछना चाहते हैं कि जनाब अभी तक आपने कुछ किया क्यों नहीं? Absolutely right. एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा एक सिनेरियो ये है कि वो लॉन्ग टर्म अब करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जंग ना करो, जंग का खतरा रखो, ताकि पाकिस्तान मोबिलाइज करता रहे अपनी फौजों को हर वक्त। और चूंकि पाकिस्तान की सिफारतकारी 30 सेकंड्स अगर आप बता सके, पाकिस्तान की सिफारतकारी सही समत में जा रही है इस इशू को लेकर? पाकिस्तान बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा चल रहा है जी। इस दफा हमने वाकई मतलब अपॉलोजेटिक नहीं है, हम डिफेंसिव भी नहीं है, इस दफा हमने बिल्कुल सही किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जितना काम किया है सारे मिलिटेंट्स और टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, वो किसी ने नहीं किया। वो FATF की टीमें, मॉनिटरिंग टीमें आके देख गई हुई हैं। इसलिए पाकिस्तान बड़े एतमाद के साथ ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, और पूरी कौम साथ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी कौम मुतहिद हो गई इस ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप तशरीफ लाए, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। डिप्लोमेट रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं और पाकिस्तान की मौजूदा एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में जाता समझते हैं, और विद दैट ये भी समझते हैं कि भारत शायद ईरान से इतना इन्फ्लुएंस ना हो, अमेरिका से डेफिनेटली हो सकता है कुछ हद तक। इस पर बात करते रहेंगे, ब्रेक लीजिए, वापस आइए।
वेलकम बैक। अब कुछ आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। बहुत कर ली हमने जंग की बातें, भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट होते हैं। हमारी जिंदगी में वो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और सेहत के गम हो तो वो बहुत ही और हमारे पास और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जंग के सिवा। डियर इंडियन मीडिया, वी आर डिस्कसिंग हेल्थ, नॉट वॉर एनी मोर। आपको पता होना चाहिए। खैर, आज दमा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक बीमारी है, इसका मकसद जो ये मरज़ है इसके बारे में लोगों को बताना है, आगाही फैलाना है, इसको रोकने के हवाले से इक़दाम करना है। दमा बेसिकली क्या है? एक सांस की बीमारी है। इसमें जो भी मुतासरा शख्स है उसे सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है। सीना मुतासर रहता है, भारी रहता है। एक अंदाज़ा ये कहता है कि इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 30 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो दमा के मरज़ में मुब्तला हैं, और ये जानलेवा भी हो सकता है। और इस तादाद में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इसके क्या स्टैट्स हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो क्या हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब स्टूडियोज में मौजूद है। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, व्हाट इज दमा? एस्थमा है क्या? दमा या एस्थमा जो बीमारी है ना, इसमें बेसिकली सांस की नालियों की तंगी हो जाती है, और सांस की नालियों में सोजिश होती है, और उनकी तंगी की वजह से उसमें बलगम सा रेशा आ जाता है, जिससे मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो हम ऊपर से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन है जो हमें ज़रूरत है उसमें फेफड़ों में जाती है, फिर आगे वो हार्ट से होके प्यूरिफाई होके ब्लड को आगे निकल जाती है। तो उसमें ये होता है कि वो जो तंगी होती है, तो हवा जो जाना होता है वो बेसिकली रुकावट पैदा करता है, उससे ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। तो बेसिकली सांस की नालियों की तंगी को हम एस्थमा कहते हैं या दमा कहते हैं। और ये होती क्यों है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उसमें जो है, एक तो हम से कहते हैं कि मरूसी है, हो सकता है ये जेनेटिक हो। अच्छा, जेनेटिक हो सकता है। मतलब ये 100% कहीं नहीं बताया गया है, कोई रिसर्च ने साबित नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पास फैमिलीज आती हैं या मैटरनल साइड के या पैटर्नल साइड के, अगर उनको एस्थमा है तो बच्चों में वो या फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में आ सकती है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता ये 100% जेनेटिक है या मरूसी है। इसके अलावा दो तरह के एस्थमा होता है, कि दमा होता है। एक जो होती है जो एलर्जिक एस्थमा होता है, और एक नॉन एलर्जिक एस्थमा होता है। जो एलर्जी की वजह से होता है वो आप दिन रात बातें करते हैं, ये पोलन है, और कुछ किसी को फूड से है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, या जो आप पेट्स घर में पालते हैं, जो हेरी पेट्स होते हैं, बिल्लियाँ हैं या डॉग्स हैं, तो उनसे हो जाता है। दूसरी एलर्जी जो होती है, जो नॉन एलर्जिक होती है, वो होती है बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में हमारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, भट्टे लगे हुए हैं, हमारी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को आपने एक किस्म का, मैं कहते हैं ना कि बिल्कुल ही अर्बनाइजेशन हो रही है, पीपल आर मूविंग टू सिटीज़, तो उसकी वजह से जाहिर बात है इमारतें बन रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, घर बन रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बिजनेसेस लोगों के हो रहे हैं। तो आपने ग्रीन जो अपने एनवायरनमेंट है वो ख़त्म कर दी, एक तो उसकी वजह से। फिर ऑटोमोबाइल्स बहुत हो गए हैं, गाड़ियों के धुएं हैं, कंजेशन स्पेसेस हो गए हैं, मतलब आपके साथ भी बिल्डिंग्स हैं, सामने भी बिल्डिंग है, तो हवा कहाँ लेंगे, पार्क्स नहीं है, उसूलों का ख्याल ही नहीं। एक वो एलर्जी है जो उनकी वजह से केमिकल्स हैं। आपने जो पहले इनहेरिटेड दमे की बात की कि माँ से या बाप से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसी अलामात के फिर साथ ओबियसली पैदा होगा, तो वो हमें मालूम हो जाता है शुरू में कि इस बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और उस सिनेरियो में फिर एहतियात क्या है न्यू बॉर्न बच्चे के लिए अगर ऐसी अलामात देखें ना, वो उसमें ये होता है कि न्यू बॉर्न में एकदम से एस्थमेटिक सिम्टम्स के साथ वो पैदा होगा। अच्छा, उसका सांस रुकेगा, आवाज़ें आएंगी, सीटियाँ, घुटन होगी, डॉक्टर भी देख सकता है, उनके बच्चे के जो वालिदैन हैं उनको पता चल जाए ये एलर्जिक है, ये टिपिकल एलर्जिक है। या अगर उस टाइम नहीं देखा गया तो 1 साल 2 साल की उम्र में प्रोमिनेंट शुरू हो जाता है। बच्चा जाएगा, स्कूल जाएगा 4-5 साल की उम्र में, किंडरगार्टन है या फर्स्ट क्लास में जिसमें जाएगा, तो टीचर्स बताएंगे बच्चा सांस नहीं ले रहा, खेल नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा, सांस फूलता है। बच्चा मुश्किल होता है उसको बताना, उसमें एनर्जी बहुत होती है। अगर वो अलामात बड़े में हो तो वो कहेगा मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे खांसी, और बच्चा खेलता रहेगा। तो वो बेसिकली भी एक मुश्किल चीज़ है कि पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा अनटिल के बच्चा इमरजेंसी में पहुंच जाएगा। सब कुछ पोस्ट कोविड रीजंस भी हैं मेरे माइंड में दमा की। मुझे लगता है ऐसा कि कोविड के बाद ज़्यादा ये बीमारी फैली है, लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। इस पर भी ज़रा अपनी राय दीजिए।
दमे के हवाले से तो मैं ये बताऊंगा, देखिए जब सीज़न चेंज होता है तो उसमें चाहे सर्दी से गर्मी हो, गर्मी से सर्दी हो, तो ये वायरस से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, दुनिया में होते हैं। तो जो वायरस एक्टिव होते हैं तो वो अपने साथ कोल्ड लाते हैं। नॉर्मल जो हम उसे कहते हैं नज़ला ज़ुकाम हो गया या फिर फ्लू है, उसकी शिद्दत है, उसमें टेम्परेचर हो गया है, खांसी बलगम, तो उससे ये जो एस्थमा है ये ट्रिगर हो जाते हैं। तो उसके लिए एहतियाती तदबीर यही होती है कि आप वैक्सीन होती है हर साल लगाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन, वो लगाएं। जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बूढ़े हैं, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नमोनिया की वैक्सीन भी ऑफर करते हैं। तो ये तो उसकी एहतियाती तदबीर आपको करनी चाहिए। ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। क्लास में आएंगे, एक बच्चे को होगा वो सबको फैलाएगा, फिर वो घर जाएंगे, वो घर में फिर वो फैलाएंगे किस्म का। और जो लोग बूढ़े हैं घर में, पेरेंट किसी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको लग जाएगा, फिर वो उसकी कॉम्प्लिकेशन नमोनिया आएगा, एस्थमा। दूसरे शख्स को एस्थमा हो सकता है? एस्थमा नहीं होगा, वो जो वायरल इन्फेक्शन वो फिर एस्थमा ट्रिगर कर देती है। तो वो आपको प्रिवेंट करना है। बच्चों में खास तौर पे जिनको एस्थमा है उनमें फिर आप वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से ये ट्रिगर हो तो फिर भी सकता है, लेकिन उसकी सिवियरिटी कम हो सकती है, शिद्दत कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक तो मौरूसियत की हमने बात की कि मौरूसी हो सकता है, इसके अलावा क्या लग भी सकता है या किसी को हो भी सकता है? दमा लाइक अभी नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की तो हो सकता है। मैंने आपको कहा ना कि एक एलर्जिक एस्थमा होता है, जो एलर्जीज होता है, जो बचपन से हम देखते, एक नॉन एलर्जिक होता है, वो होता है फिर आपके एनवायरनमेंट से आप हर वक्त एक्सपोज रहे, या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज है, माइनर्स हैं, या फैक्ट्री में काम करने वाले हैं जहाँ पे डस्ट है, केमिकल्स है। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपकी माफ कीजिएगा, जो सांस की नालियां हैं वो तंग पड़ सकती हैं? जी पड़ सकती हैं, वो इनके असरात से तंग पड़ जाती हैं। लेकिन क्या क्या एटमॉस्फेयर बता रहे थे आप? उसमें फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उसमें भट्टे हैं, उसमें आपकी ये जो माइनर्स हैं या इस तरह के। और ख़ास तौर पे जो मैं देखता हूँ घर में हमारे पास जो लोग आते हैं, अगर वो और फिर धुआं गाड़ियों का, बसों का, जब आप मतलब जा रहे होते हैं इनमें, तो ये पोल्यूशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे घर में चीज़ें हम बहुत ऐसे यूज़ करते हैं जो केमिकल्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल होने लग गई हैं। देखें आपने ये स्प्रेस करते हैं, केमिकल स्प्रेज हैं, आप फर्श धोने के लिए, नाम तो मैं ले नहीं सकता ना, ये केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स जो होते हैं आप अपने आप को एक्सपोज करें, जिस लोग कहते हैं हम स्प्रे करके हमने छिपकली को मार दिया, हमने कॉकरोच। अब बताएं अगर आप उसको मार रहे हैं वो कितना हैजर्डस है, कि वो आपको कितना नुकसान दे रहा होगा जब आप उसको इनहेल कर रहे होंगे। तो ये ट्रिगर्स है एस्थमा के, एस्थमा से ट्रिगर हो जाता है। मच्छर मक्खी को मार देता है तो वो हमें भी तो करेगा ना। तो ये घर से इसको निकालना चाहिए कि जी हमने घर को इससे साफ किया, वॉशरूम को, किचन को नहीं। आप गीले कपड़े से सफाई करें, आप सर्फ टाइप और विम टाइप की चीजें, साबुन टाइप की, उससे आप घर, ये केमिकल्स घर में ना लाएं। और जो लोग बीमार हैं उनमें ये ज्यादा ट्रिगर कर देगा, उनको ज्यादा बीमार कर देगा। और कोविड से आपका जो रिलेटेड है कि कोविड के बाद मैंने देखा है 3-3.5 साल जो कोविड मैंने किया, उसमें हम देखा है कि बहुत से मरीज एस्थमेटिक होके हमारे पास आते हैं कोविड के बाद। जी, क्योंकि वो लंग्स को वीक कर गया था और कोई ना कोई इफेक्ट उसका था, बॉडी पे भी था, आपने कहा जिस तरह मैदे पे भी था, दिमाग पे किया, हार्ट पे किया उसने, तो उसका हम लोग एस्थमा के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट किया है उसने। सब ज्यादा किया। आपने चूंकि स्मेल की बात की, तो ये जो सेंट या परफ्यूम्स हम लगाते हैं या इतर हम लगाते हैं जो स्ट्रांग होते हैं बहुत, और ये भी नहीं पता, आजकल तो इतने मार्केट में आ गए, क्वालिटी का भी पता नहीं है, ये भी एस्थमेटिक पेशेंट के लिए नुकसानदेह, और क्या ये दमे का बायस बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, दमे के मरीज को तो ट्रिगर चाहिए ना। कोई भी आप उसके सामने कोयला जला देंगे, आप लकड़ी का धुआं ले आएंगे, आप बहुत एयर फ्रेशनर बहुत तेज ले आएंगे, आप परफ्यूम तेज कर लेंगे तो वो ट्रिगर हो जाए। उसकी सांस की नाली ये किस्म का उसको स्पेज़म में डाल देता है। सांस की नाली अपने आप को बंद, रिएक्शन शो करती है, वो हसास हो जाती है, सेंसिटिव। तो परफ्यूम्स ना लगाएं। देखिए उसका तरीका चेंज करते हैं। अब वो आपकी बात सही है ना, डिओड्रेंट है, फिर मैं आपके प्रोग्राम में ये बता सकता हूँ कि डिओड्रेंट है तो रोल ऑन कर लो, स्प्रे ना यूज करें। अगर आपने ये कपड़े पहनने, आज कोई कपड़ा आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने ये आज पहनना था, तो मैं इसको सामने रख दूंगा बाहर कमरे से, मैं घर में किसी को कहूंगा इस पे स्प्रे मार दो। आप यूं ना करें, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं ना, तो उसका तरीका आप चेंज कर दें, आप यूज करें। कोई परफ्यूम लगाना भी आप इस्तेमाल, लेकिन इतर वगैरह स्ट्रांग होता है, ठीक है, इतर से जरा इन द एंड ये बताइए, इतर से अवॉइड करें, वो स्ट्रांग होता है ना, वो तो आप इधर लगाएंगे ना कहीं पे, यहाँ तो नहीं लगाते हैं, यूजुअली इधर हाथों में, और इतर स्ट्रांग बहुत होता है। ठीक है, इन द एंड ये बता दीजिए, क्या इलाज किया जा सकता है, इसका इलाज मुमकिन है या फिर सर्जिबल है? जी, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि ये क्योर हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, मरीजों के, उनके रिलेटिव के, माँ बाप के सवाल मुझसे यही होते हैं।
नहीं हो सकता। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल दो तरीके से होता है, जिन चीज़ों का हमने एनवायरनमेंट में बात की उसको कंट्रोल कर लें, अपने इर्द गिर्द का माहौल बेहतर कर लें। दूसरा ये है कि दवाइयों से कंट्रोल होता है, और जब बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है तो दवाइयाँ कुछ अर्से के लिए आप हटा सकते हैं और ऑन एंड ऑफ उनको दे सकते हैं, कभी दें कभी ना दें। लेकिन जो बेटर कंट्रोल हो जाते हैं वो इस बीमारी से बहुत साल निकले रहते हैं। और इसका कोई टेस्ट होगा जिससे पता लगेगा कि टेस्ट ज़्यादा अगर है तो वो कितने का है? हिस्ट्री बताता है, हमें सुनने में होता है डॉक्टरों को, और एक आध हम फूंक का टेस्ट कर लेते हैं, उसमें पता चल। नए भी टेस्ट आए हैं और लेकिन ये कि वो ज़रा एक्सपेंसिव टेस्ट है, लेकिन 99% हमें पता हो जाता है कि ये जो है, तो ये कंट्रोलेबल डिजीज, क्योरेबल नहीं। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स, जैसे कि हम कहीं अपना मेडिकल करवाते हैं ना, तो अक्सर हमारे एक्सरे करते हैं जब वो, तो वो कहते हैं जैसे टीबी वगैरह को चेक करना हो कि आप इतनी देर सांस को होल्ड करके रखें, अगर कर लेंगे तो इसका मतलब है आपके जो लंग्स हैं वो हेल्दी हैं। ये है कोई ऐसी ट्रिक? वही टेस्ट है ना जिसमें आप सांस ब्लो करते हैं मशीन पे, और मशीन आपकी लंग की कैपेसिटी बताता है कि आपकी 100% है, 80% है, रिवर्सिबल है कि नहीं, सांस की नाली। फिर हम उसको चैलेंज देते हैं इनहेलर के साथ। नहीं तो हम खुद से घर में नहीं कर सकते, लाइक मैं एक मिनट तक अपना सांस रोक के नहीं, वो फिर एक मशीन होती है जिससे हम फूंक मार के अपनी लंग कैपेसिटी, आपकी एज हाइट के मुताबिक एक टेस्ट हम आपको देते हैं। एक ट्यूब सी होती है, सस्ती सी मिलती है, यू कैन चेक योर लंग कैपेसिटी बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है। तो उसको आपने फिर उसको मेंटेन, मतलब आप ये कर सकते हैं कि पहले खुद ट्राई करके देख लें, नहीं हो रहा तो फिर जाके प्रॉपर आप टेस्ट करें। अच्छा, लेकिन आप इतनी बात हुई रही है लंग्स हेल्थ के हवाले से, तो मैंने ये सुना है कि खासतौर पे कोविड में मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि आपको मशवरा दिया जाता था कि आप उल्टे लेटें, आपके फेफड़ों पे कम प्रेशर पड़े। तो आपका जो स्लीपिंग पोस्चर है, कुछ लोग सीधे सोते हैं, उल्टे सोते हैं, इसका फेफड़ों की सेहत से कोई ताल्लुक है और कैसे रिकमेंडेड है मेडिकली आपकी लंग्स हेल्थ के लिए? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसमें रिसर्च हुई है। जब हम लेटते हैं तो लंग्स का नीचे का हिस्सा दब जाता है, ठीक है ना, जब सीधा लेट, हाँ, तो वो गैस एक्सचेंज नहीं करे। गैस एक्सचेंज का मतलब है वो ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, थोड़ा दब जाता है। अब कोविड में तो लंग्स वैसे ही बहुत डैमेज थे, तो ये हिस्सा अगर नहीं करेगा पीछे का तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो हम मरीज को उल्टा करते ताकि वो जो एरिया जो नहीं ऑक्सीजन बना रहा था वो बनाए। तो ये उसकी वो बड़ी मुश्किल चीज है, मरीज का उल्टा लेटना। तो ये दमे के मरीजों के लिए भी अच्छा होगा? नहीं। उसमें ये होता है कि नॉर्मल अगर आप उल्टा लेटेंगे तो आपकी जो ये पेट के कंटेंट्स हैं ये ऊपर आएंगे और वो लंग्स में जाएंगे, आप एस्पिरेट कर सकते हैं, सांस आपका रुक सकता है। नॉर्मल आपको थोड़ा अपराइट लेट के सोना चाहिए क्योंकि गैस्ट्रिक अपराइट ऐसे सीधा नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन करके दो रख के ना, हाँ, ऐसे नहीं। तो उसमें ये होता है कि एक तो ये आपका मुंह की जो सारे मवाद होता है ये चला जाता है आपके मैदे में, वरना अगर आप सीधा लेटेंगे ये भी फंस जाएगा, बाज़ सांस की नाली या यहाँ से मैदे से आएगा वो फंस जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रोन पोजिशनिंग ठीक नहीं है, ज्यादा ये कि आप साइडों पे लेटें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, हमें आज मुयस्सर आया, हमने कहा सारी बातें पूछे डॉक्टर साहब से। बहरहाल लाइफस्टाइल वंस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज कीजिए, साफ सुथरी खुराक खाइए, कोशिश कीजिए साफ फिजा में सांस लीजिए। और मैं इस तवज्जुह से एक मैसेज जाते जाते बाइकर्स के लिए, नोबडी यूजेस मास्क व्हाइल राइडिंग अ बाइक। आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल, अपने फेफड़े खराब कर रहे हैं, सो मास्क इस्तेमाल कीजिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए हमारे। पाकिस्तान के अंदर हम जो कन्वेंशनल स्पोर्ट है, जो फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, उनको तो हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे भी हैं जो बोर्ड के ऊपर होते हैं, लेकिन वो भी दुनिया को, पाकिस्तानियों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। आयशा, बिल्कुल, हम जिक्र कर रहे हैं चेस का, शतरंज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ शतरंज की बात नहीं है। खूबसूरत एक इलाके के अंदर इसकी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। स्वात के अंदर चेस चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा चेस एसोसिएशन और चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मुनक़िदा इस शानदार इवेंट के अंदर मुल्क भर से 80 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में ओपन कैटेगरी थी, विमेन और अंडर 14 कैटेगरी जो है वो शामिल थी, जिनमें 7 सनसनीखेज राउंड्स खेले गए। इस्लामाबाद के सलमान अली खान की अगर हम बात कर लें, उन्होंने ओपन कैटेगरी में शानदार फतह हासिल की और ये टाइटल जो है अपने नाम किया। और कौन कौन रहा है, हम कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से जो ताल्लुक रखने वाले एमल साफी हैं वो रनर अप रहे। इसी तरह खवातीन की कैटेगरी में सवेरा ने मैदान मारा। अंडर 14 की बात करें तो अशज तारिक ने पहली पोजीशन हासिल की। एक तो ये कितना सिग्निफिकेंट टूर्नामेंट था, चैंपियनशिप थी, इस पे बात करेंगे। विद दैट हमारी तो शतरंज से बड़ी एफिलिएशन इस शो को लेकर ऐसे हो गई है कि हमारी पहली सोशल मीडिया वायरल वीडियो शतरंज से बिलोंग करती थी। और हमारे आज सीखी है आपने या नहीं सीखी? नहीं, मैंने सीखनी तो खैर 5-6 महीने पहले हमने किया था ये सेगमेंट, इन्होंने भी नहीं सीखी, हमने भी नहीं सीखी। हमने आज़म जाहिर किया था कि हम सीखेंगे। गुड गेस्ट विद अस। आयशा, मैं चाहता हूं आप इंट्रोड्यूस करवाएं। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी फाइनेंस चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान राजा गौहर इकबाल साहब। वंस अगेन आपको वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच। और स्वात ओपन चेस चैंपियनशिप के चैंपियन सलमान अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और स्वात चेस चैंपियनशिप के जूनियर प्लेयर
हत्तामुर रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। स्पेशल गेस्ट आपका भी बहुत शुक्रिया, हमने स्पेशली इसलिए हमने दरमियान में बिठाया हुआ है। इतनी छोटी सी एज में इनका दिमाग बड़ा चलता है चेस के अंदर, इंशाल्लाह पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, फॉर्मली आप तशरीफ लाए। सबसे पहले साहब आप थोड़ा सा हमें बताइए इस चैंपियनशिप को लेकर, इसका इनेकाद क्यों कर मुमकिन हुआ और इसके इनेकाद से क्या फ़ायदा चेस को होगा और सवात में क्यों हुआ? सवात हमारा एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है और उस खूबसूरत तरीन इलाके के अंदर हमारी जो वहाँ पे लोकल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं सलमान खान, इत्तेफाक से उनका नाम भी सलमान खान है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस इनिशिएटिव को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया हमारी खैबर पख्तूनख्वा की चेस एसोसिएशन ने। उमर खान और काशिफ सलीम उसके लीड हमारे रोल में हैं। उन्होंने बेसिकली ये ऑर्गेनाइज किया था और चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी। इट वाज टोटली देयर इनिशिएटिव। जिंदगी ट्रस्ट के साथ मिलकर ऑलरेडी स्वात में काफी काम किया जा रहा है और इसको चेस को एजुकेशनल टूल के तौर पे उसको स्कूलों में भी सिखाया और पढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि सवात के इस टूर्नामेंट में बच्चियों और यंग बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी खेलने वालों में और वो सबको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी गई, उनका पहले क्वालिफाइंग किया गया, अदरवाइज तो 200-250 बच्चा ही सिंपल आ जाता खेलने के लिए। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा सलमान, कैसा लग रहा है बीइंग द चैंपियन? बहुत खुश हूँ और उससे ज़्यादा खुशी ये हुई कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ उनको चेस खेलते हुए देखा, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है और मैं चाहूँगा कि वो भी आगे बढ़कर चेस को अपनाएं, प्रोफेशनली अपनाएं, जो कि पाकिस्तान में खैर क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में तो कभी कहते हैं बड़ा जी एक्टिव माइंड चाहिए, शातिर भी चाहिए, गुड स्ट्रेटेजिक माइंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए जी। सब कुछ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मतलब शातिर माइंड है? जस्ट शौक है या फिर ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, इंस्पिरेशन है? भी है, इंस्पिरेशन भी है। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम दोस्तों के साथ खेलता था हॉस्टल में। उस टाइम तो खैर हम फन के लिए खेलते थे, फन खेलते हैं, लेकिन फिर मुझे पैशन जब हुआ फिर उसके बाद मैंने खुद से सीखा, यूट्यूब से सीखा, मुख्तलिफ वीडियोस देखी, जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड प्लेयर्स हैं उनकी गेम्स देखी, तो उनसे भी इंस्पिरेशन की गेम देखी आपने? हाँ जी, बड़ा अच्छा खेलते हैं। कैसा खेलता है? हताम की चालें कैसी हैं? खतरनाक चालें। हताम साहब आप जरा कुछ बताइए, आपसे तो सीनियर्स मुतासिर हैं आपकी गेम से, आप में कहाँ से आ रहा है ये चेस का शौक? बस मैंने अपनी छोटी सी उम्र में खेलना स्टार्ट किया, तो पहले तो इस गेम को सीखने का बड़ा शौक था, पहले समझ भी नहीं आती थी, लेकिन फिर सीखना स्टार्ट किया इसको तो काफ़ी समझ आने लगी। तो उसके बाद फिर इस पर प्रैक्टिस की, ऊपर देख के बात करो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस की तो गेम आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती गई। तो उसके बाद फिर हम ऑफिशियली मैचेस खेलने लग गए। ऑनलाइन से स्टार्ट किया, ऑनलाइन में अपना गेम बेहतर करता गया, फिर ऑन बोर्ड आया, ऑन बोर्ड इंप्रूव करना शुरू किया, प्लेयर्स के साथ खेला है। इसमें क्या अच्छा लगता है चेस में? ऐसा क्या है जो आपको ये खेलने पे मजबूर करता है, मामूर करता है? चेस की रिक्वायरमेंट है कि वो आपकी ब्रेन यूजेज इस्तेमाल करता है। जितना आप खुल के सोच कर सुकून से खेलेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आप सोचेंगे, उतना आपको प्रैक्टिस होगी कि आप चीज़ को हमेशा सोच समझ कर चलें, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सोच कर। आम जिंदगी में हेल्प करता है, मैं यही पूछना चाह रही थी। प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ये सब ये गेम सिखाती है, जिंदगी में हेल्प करती है जी बहुत। मैं इस बात पे ज्यादा फोकस करूं, बच्चों को सिखाया जाए, खासकर उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी क्रिएटिविटी, ये बहुत अच्छा। जो आपकी जानने वाले, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि चेस खेलने से पहले और चेस खेलने के बाद वाला सलमान मुख्तलिफ है, तेज हो गए अब तुम, ये कहते हैं? वो तो मुझे हमेशा कहते हैं कि बड़े शातिर हो, हमेशा चाले चलते हो, दूर का सोचते हो। वो यही कि वो कहते हैं कि बेहतर प्लानर है चेस में आप। एक बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आप इंटरनेशनली भी ऐसी चैंपियनशिप कर रहे हैं। सब क्या प्लान्स हैं चेस को लेकर? पहले भी आपने हमें बताया था, कैसे हम इसे मजीद बैनुल-अक़वामी सतह पे लेके जा सकते हैं? बैनुल-अक़वामी सतह पे भी लेके जा रहे हैं और वर्ल्ड चेस फेडरेशन के साथ भी हम चूंकि कनेक्टेड हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा से गैप्स आ रहे हैं कि हमारे जो रिवायती एक सियासत शुरू हो जाती है हर गेम के अंदर। इस गेम में भी एक रिवायती सियासत शुरू हुई कि हमारे जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, डिफेक्टो प्रेसिडेंट साहब, वो बैरियर बन गए कि फेडरेटेड टूर्नामेंट्स नहीं वो अलाउ कर रहे। हालांकि वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस दी है कि आप रैपिड और ब्लिट्स कैटेगरी के मैचेस विदाउट एनी फी और क्लासिकल मामूली सी फी के साथ। कौन साहब हैं इनकी बात? ये हनीफ कुरैशी साहब हैं, डिफेक्टो प्रेसिडेंट हैं, इम्पीचमेंट हो चुकी है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस वक्त उनको इलेक्शन की तरफ दोबारा लेके जा रहे हैं। ठीक है। तमाम जो मुल्क है उसमें चेस फेडरेटेड बैन उन्होंने की हुई है। बलूचिस्तान की एसोसिएशन को वो तस्लीम नहीं करे, जिसको स्पोर्ट्स बोर्ड वहाँ का मान रहा है। हट धर्मी है,
पंजाब को नहीं मान रहे, KPK को नहीं मान रहे, इस्लामाबाद को नहीं मान रहे, गिलगित और कश्मीर में भी इनके यही मामलात हैं। तो हालांकि हम लोगों के वोट से ही आए, अब उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है चेस के? गवर्नमेंट बहुत रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसमें रोल प्ले कर रहा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो हमारे मुख्तलिफ सूबों में हैं उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में राना मशहूद साहब हैं, वो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने इस ब्रिज करने की बहुत कोशिश की। अब सब लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दैट दिस जेंटलमैन इज लाइलाज है। चलिए हम क्विकली, हमारे पास टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, आपसे फायदा उठाते हुए व्हाट कैन बी द स्मार्टेस्ट मूव? कोई ऐसी टिप दे दो लोगों को जो खेलते हैं कि लोग कहें यार हमें ये नहीं पता था, कुछ ऐसा। इस गेम में हर तरह का स्टार्ट होता है, डिफरेंट स्टार्ट्स हैं, आप जिस तरह भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन सबसे क्लासिक तरीका स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। तरीका बहुत है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि या तो आप E4 से इस तरफ स्टार्ट लें, या फिर आप इसकी जगह D4 के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी ओपनिंग है। या फिर आप C4 के साथ स्टार्ट लें, या फिर आप किसी भी तरह अपने किसी D4 से क्या इम्पैक्ट आएगा इफ यू स्टार्ट विद D4? D4 से इम्पैक्ट एज सच कोई नहीं है स्टार्ट में दोनों का एडवांटेज बराबर होता है। वाइट के पास पहली मूव होती है, ये उसके पास एडवांटेज है। वाइट पहली मूव करेगा, उसके साथ साथ ब्लैक ने डिफेंड करने ताकि वो कोई अटैक करे तो उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, और उसको प्रॉपर डिफेंड करना होता है। ठीक है। तो अप्रोच शुरू में यू बिलीव इन डिफेंसिव अप्रोच या ऑफेंसिव अप्रोच? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हमेशा वाइट के पास एक एक्स्ट्रा, इसको टेम्पो कहते हैं कि वाइट की पहली मूव होती है तो उसके पास एक्स्ट्रा टेम्पो है, तो वो उसको एग्रेसिवली यूटिलाइज करे, अपने पीसीस जल्दी डेवलप करें। और जो इन्होंने बात की E4 या D4, तो उसका मेन मकसद होता है सेंटर ऑक्युपाई करना। अच्छा, इन्होंने D4 मूव किया जी, अब आप करें, आप क्या करेंगे? D4 मूव करेंगे। आप क्या करेंगे? आप फिर मैच कराने लगे। आप D5 करेंगे। D4 से 2 स्क्वायर कवर कर रहे हैं, तो मैं D5 से अपोजिट 2 स्क्वायर कवर करूंगा। ओके, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव? बताओ। हमारे पास ज्यादा सोचना नहीं है, टाइम कम है हमारे पास, काफी तरीके हैं हमारे पास। हम बिशप को यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। ओके, ये भी हमारे पास एक मूव है, हम यहाँ से नाइट को डेवलप कर सकते हैं। सलमान भाई, हाउ इज दिस मूव? दिस इज बेस्ट मूव। ये 2.5 मूव चलता है। ये ओपनिंग में 5 कम चलने होते हैं और बाकी पीसेस ज्यादा चलने होते हैं। आपने पीसेस को सेंटर में, ठीक है, एंड नाउ योर टर्न। दिस इज द बेस्ट। आप मूव करो जल्दी से, सोच के तो खेलते हैं, आप क्विकली करवा रहे हैं हम आपसे। ये ऑलराइट, देखते हैं चेकमेट किसका होने वाला है। हो जाए बस। बीइंग इंटेंस्ड। समझ कुछ नहीं आ रही, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। और चल रहा है कुछ। ऑलराइट, वेल, अब जो खेल सकते हैं, दे कैन सी कि कैसी मूव्स हैं। ओके, फ्रॉम डिसीजन मेकिंग कुछ है ना, कमेंट्री जो है ना, फेस एक्सप्रेशंस, माशाल्लाह, ही इज जस्ट फॉर्मिंग हिज फोर्सेस। दिमाग में चालें चल रही हैं इस वक्त। होल्डिंग हिज हॉर्सेस, प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है सामने वाले खिलाड़ी की। द नेशन वांट्स टू नो कि कौन जीतने वाला है, सलमान या फिर हत्ताम। वक्त रह गया है बहुत ही थोड़ा, वक्त का मुकाबला। ओह माय गॉड, ओह कुछ तो हुआ है। क्वींस दोनों। अच्छा, रुक जाइए, स्टॉप। ये क्या हुआ है? क्वींस दोनों की मर गई हैं। उन्होंने मेरी क्वीन लिया है, ते क्वीन से मैंने नाइट से वापस। आपने दोनों किंग्स को उदास इक्वल एक्सचेंज हो गया। दोनों किंग्स उदास। हमारे पास टाइम कम है, लॉट्स ऑफ टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। खासतौर पर बड़ी उम्मीदें हमें हमारी यंग ब्लड से कि आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और क्विकली आप कुछ भी नए प्लेयर्स को ऐसा कहना चाहें जो प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, मुकाबलों में आना चाहते हैं? तमाम मुल्क में सेटअप मौजूद है। आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कनेक्टेड हों, आप डिस्ट्रिक्ट आपके जो स्पोर्ट्स ऑफिस हैं उनके साथ कनेक्टेड हों, हमारा सेटअप तमाम मुल्क में मौजूद है। आप अपने पेरेंट्स के जरिए, अगर माइनर हैं और अगर आप ग्रोन अप हैं, तो आप लोग आएँ, आप कोचिंग लें। और ये मैदान खुला पड़ा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है खेलने के लिए। वुमेन चेस के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारी बहुत कम तादाद है वुमेन की। खवातीन तो माशाल्लाह पैदाइशी जो है वो। क्या मतलब? नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब है आपका खवातीन का चलना? मतलब क्या है? मैंने पूछा इसमें खवातीन से बेहतर चाल कौन चल सकता है, कौन ज्यादा चलता है? बाकी तो चीजों में चलता है, इसमें भी चलता है। देखिए, हमने खवातीन को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज देते हैं, इसके बावजूद वो आपको प्रोफेशनल मैदान में टक्कर देती है। इसका मतलब है वो ज़हीन है, सिर्फ मौका देने की। आपको किसी खातून ने हराया कभी? नहीं, अभी तक खातून से मैच नहीं हुआ ना। मैच खातून से टक्कर देती है। मैंने कहा इसमें भी लगा ले, इसमें भी टक्कर देती है। हमारे ऐसी खवातीन प्लेयर्स हैं कि जो मर्दों को भी मैचेस खेलती हैं, इनको ओपन कैटेगरी में खेलती हैं और वो हराती हैं। सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात है। वी आर हियर टू गिव। अब आयशा को दोबारा ऑफेंड करता हूं भाई, चालों की बातें अच्छी चल लेंगी। जरूरी है भाई, चालें चलना जो है ना जरूरी हो जाता है जब सामने इस तरह के ओपोनेंट मौजूद होते हैं ना। चालें सीख
खेलनी चले हाँ देख रहे Once again, thank you so much. वाला नहीं है। आप थैंक यू लोगों सो को बहुत मच शुक्रिया उसके बाद के की। लिए। सो इफ यू वांट टू प्ले द चेस, आपके लिए मैदान ओपन है। अपनी स्किल्स को दिखाइए दुनिया को, अपनी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़िए और आगे बढ़िए। इसी पॉइंट के ऊपर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिएगा, नहीं लगा तब भी दीजिएगा, लेकिन पॉजिटिव वे के अंदर। आपसे कल मिलेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।